कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं। तो और 6 सन्नारियां, 6 इसलिए कि गिन सकते हैं, सज्जनों को गिनती नहीं कर सकते। आज ये 2 संस्थाएं इकट्ठी होकर ये कार्यक्रम करने जा रही है। सज्जनों, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बारे में बताऊं कि वहां 10,500 सदस्य हैं और उसका उद्देश्य केवल और केवल आर्थिक विकास है। हमारे करीब 1,000 अग्रवाल उसमें सदस्य तो हैं, पर वो कार्यक्रमों में आते नहीं हैं। तो मैंने हमारे बुद्धिमान अध्यक्ष श्री आशीष जी गुजराती को कहा कि ये समस्या है, तो उन्होंने कहा चलो वो नहीं आते तो हम वहां घर जाते हैं और वहां जाकर कार्यक्रम करते हैं। तो श्री आशीष जी ने जो सुझाव दिया उसके अनुरूप ये कार्यक्रम होने जा रहा है। तो अब मैं सबसे पहले अनुरोध करूंगा चैम्बर ऑफ कॉमर्स, सदन गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष श्री आशीष जी गुजराती, जो ऐसे लोगों में हैं जिनको ये कहा जाए कि टेक्सटाइल उद्योग में अगर उंगली कर गिने जाए ऐसे कोई अभ्यासी और ऐसे लोग हों तो उनमें उनका स्थान है। ऐसे श्री आशीष गुजराती, आपका स्वागत है। अग्रवाल प्रगति ट्रस्ट के चेयरमैन श्री महेश मित्तल जी, अग्रवाल प्रगति ट्रस्ट के सेक्रेटरी श्री रतन जी दारोका जी, हमारे पास्ट प्रेसिडेंट श्री BS अग्रवाल जी, ऑफिस बेरर ऑफ ऑल द ऑफिस बेरर्स ऑफ अग्रवाल प्रगति ट्रस्ट, टुडेज कीनोट स्पीकर द मेंटर ऑफ CMAI श्री राहुल मेहता जी, चेयरमैन एंड MD ऑफ पेपरमेंट श्री संतोष कटारिया जी, other invited guest participants, members of trade and industry। ये जैसे अग्रवाल जी ने बताया कि ये प्रोग्राम का नाम हमने दिया है चैम्बर आपना द्वारे। गुजराती में बोलते हैं भाई हमें तुम्हारा द्वारे आया है। आप सब जानते हो कि सूरत MMF में, मतलब सिंथेटिक टेक्सटाइल में पूरे इंडिया और पूरे वर्ल्ड में माना जाता है, जिसमें हमारा पॉलिएस्टर हो या नायलॉन हो या विस्कोस फैब्रिक हो। विस्कोस में तो अब हमने चाइना को भी बीट कर दिया है। वी आर नंबर 1 विस्कोस फैब्रिक में। पूरे इंडिया के 30% वीविंग कैपेसिटी, पावरलूम कैपेसिटी सूरत में है और पूरे इंडिया की जो शटललेस लूम की कैपेसिटी 50% सूरत में है और जो प्रोसेसिंग कैपेसिटी है पूरे इंडिया की वो भी 50% सूरत में है। तो आप बोलो मतलब MMF की वैल्यू चेन है MEG, PTA, फाइबर, यान, फैब्रिक प्रोसेसिंग, और हमारे यहाँ कुछ एथनिक गारमेंट बनते हैं जो सिर्फ 45 किलोमीटर के रेडियस में बन जाता है। तो सूरत की जो इकोसिस्टम है बहुत पावरफुल सिस्टम है। लेकिन दुख की बात यह है कि जो जिस सेक्टर में सबसे ज़्यादा वैल्यू एडिशन है, गारमेंट सेक्टर, उसमें सूरत पायनियर नहीं है। सूरत कहीं इट इज़ लैगिंग बिहाइंड। क्यों? राहुल जी, शायद ये लग रहा है कि मतलब पहले गारमेंट इंडस्ट्री ज़्यादा कॉटन बेस्ड थी और हमारा जो सालों से स्ट्रेंथ था MMF में, अब धीरे धीरे हम भी कॉटन में तो स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। आज डेनिम फैब्रिक में वी आर नंबर 2 इन इंडिया आफ्टर अहमदाबाद, एंड लिनन ऑल्सो वी आर नंबर 2। लेकिन क्योंकि हमारा ज़्यादा फोकस MMF पे था तो शायद हमने गारमेंट इंडस्ट्री की तरफ ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब वर्ल्ड ओवर ट्रेंड चेंज हो रहा है। वर्ल्ड में 75% टेक्सटाइल MMF यूज़ हो रहा है और वेस्टर्न गारमेंट में भी MMF यूज़ हो रहा है। तो जिसमें हमारा ही जो हम बोलते हैं हमारी जो पायनियर है शिफॉन और जॉर्जेट, वो वेस्टर्न लेडीज गारमेंट में यूज होता है। तो सूरत के लिए एक बहुत यूनिक अपॉर्चुनिटी है क्योंकि हमारे यहाँ हर रॉ मटेरियल बनता है।
बाकी जहाँ भी जितने भी गारमेंट सेक्टर है वहाँ पे सूरत जैसा इकोसिस्टम नहीं है, जहाँ हर रॉ मटेरियल अवेलेबल हो, जहाँ हर वैल्यू एडिशन की सेक्टर्स भी अवेलेबल है, जैसे राचल मशीन है, जैकार्ड मशीन है, यहाँ पे हमारे एम्ब्रॉयडरी में भी बहुत अच्छा काम हो रहा है, तो ये सभी सूरत में अवेलेबल है। फ्रेंड्स, बहुत छोटी छोटी कंट्रीज जो वियतनाम है, बांग्लादेश है, जो इन टर्म्स ऑफ वैल्यू और इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम भी गारमेंट इंडस्ट्री में हमारे से आगे है, लेकिन हमारा इंडिया का टेक्सटाइल प्रोडक्शन सेकंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है, पर हम एक्सपोर्ट में 6 नंबर पे है। ऐसा लग रहा है कि भाई हमने ज़्यादा फोकस ही लोकल डिमांड के लिए किया है, खास करके सूरत में। तो नाउ वी हैव टू लुक बियॉन्ड अवर बाउंड्रीज। कोविड के बाद सभी टेक्सटाइल कंज्यूमिंग कंट्रीज ने भी अपना नजरिया चेंज किया है, उनको ऑल्टरनेट सप्लायर चाहिए, और इंडिया जो है इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट ऑफ इकोनॉमी शायद वर्ल्ड में सेकंड नंबर है आफ्टर चाइना। मतलब हमारी कॉस्टिंग शायद बांग्लादेश और वियतनाम में कम होगी, लेकिन वापस हमारा ये एक अपना पॉजिटिव पॉइंट है कि रॉ मटेरियल यहीं अवेलेबल है, तो लॉजिस्टिक कॉस्ट वगैरह ओवरऑल गिनोगे तो वी आर सेकंड। तो बाकी कंट्रीज सेकंड ऑल्टरनेट, मतलब दे आर चेंजिंग द प्रेफरेंसेस, तो जिसमें इंडिया का चांस और एमएमएफ है तो सूरत का चांस बहुत ब्राइट है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने ये सिचुएशन को तुरंत कैच कर लिया, और हाल ही में हमने यूएई और ऑस्ट्रेलिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है, और यूएई में तो एडिशनल $650 मिलियन ऑफ एक्सपोर्ट पर ईयर सिर्फ एमएमएफ में पोटेंशियल है, और उसमें 65% क्योंकि हमारा शेयर है तो हमें 65% का पोटेंशियल है। तो अब इसको कैसे कैपिटलाइज करना है वो हमारे लर्नेड स्पीकर्स बताएंगे। प्राइम मिनिस्टर जापान पहुंचे, आज ही न्यूज़ में आया कि उन्होंने वहाँ की एक बहुत बड़ी बाइंग हाउस है जापान की, यूनिक्लो, तो ही हैड अ टॉक विथ हिम, 1-to-1 उन्होंने बात की है। दे आर इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट इन इंडिया, दे आर इंटरेस्टेड टू सोर्स गारमेंट फ्रॉम इंडिया। और हमारे यहाँ भी फॉर्च्यूनेटली जेट्रो, जो जापान का जो ट्रेड एंड इंडस्ट्री की बॉडी है, राहुल भाई, सूरत चैम्बर ऑफ कॉमर्स को मेल आया कि सूरत के आपके पास गारमेंटिंग की और स्टिचिंग की कैपेसिटी एग्जिस्टिंग कितनी है, एंड व्हाट इज द पोटेंशियल टू ग्रो। दे माइट बी लुकिंग फॉर आउटसोर्सिंग और समथिंग लाइक दैट। तो फ्रेंड्स, अपने सूरत में गारमेंटिंग की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी फोकस है, आगे भी अपने जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो यूके, कनाडा और गल्फ कंट्रीज का काउंसिल, मतलब गल्फ कंट्रीज काउंसिल में शायद 7-8 कंट्रीज आती है, वो भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पाइपलाइन में है, और उसमें भी टेक्सटाइल प्रायोरिटी सेक्टर में है। सो टुडे वी हैव एक्सपर्ट इन द फील्ड, श्री राहुल मेहता जी एंड श्री संतोष कटारिया, चेयरमैन ऑफ एंड एमडी ऑफ लीडिंग क्लोथिंग ब्रांड ऑफ पेपरमेंट। I hope this session will be full of knowledge for us. I welcome the esteemed speakers, और मैं आप सभी ट्रेड एंड इंडस्ट्री से आए हुए लोगों का स्वागत करता हूँ। थैंक यू। अग्रवाल प्रगति ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री महेश जी मित्तल न केवल प्रगति ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, पर कई संस्थाओं से जुड़े हुए हैं और बड़ा सेवा भाव कर रहे हैं, सेवा भाव का काम कर रहे हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे इस संदर्भ में प्रासंगिक प्रवचन दें। अग्रवाल प्रगति ट्रस्ट के लिए आज का दिन बहुत ही खुशी का है कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने फर्स्ट टाइम किसी सामाजिक संस्था से हाथ मिलाया है, दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सभी पदाधिकारियों को और मेंबर्स को अग्रवाल प्रगति ट्रस्ट की तरफ से बहुत बहुत साधुवाद, और मैं कामना करता हूं कि भविष्य में भी
व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए अग्रवाल प्रगति ट्रस्ट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ मिलकर ऐसे सेमिनार और एग्जीबिशन का आयोजन समय समय पर करते रहेंगे, जिससे कि समाज के सभी व्यापारीगण एवं इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों को फायदा मिले। आज अग्रवाल प्रगति ट्रस्ट केवल एक सामाजिक संस्था के रूप में नहीं देखे, यह ट्रस्ट व्यापार से जुड़े हुए सभी विषयों पर गंभीरतापूर्वक चिंतन करेगा। व्यापार से जुड़ी हुई आपकी जो भी समस्या है, सुझाव है, वो अग्रवाल प्रगति ट्रस्ट के मंच से भी जहां भी जरूरत होगी, राज्य स्तर पर जरूरत होगी या केंद्र स्तर पर जरूरत होगी, तो हम वहां पर आपके सुझाव और समस्याओं से उनका अवगत कराएंगे। इतना ही नहीं, अगर जरूरत पड़ी तो केंद्र सरकार के मंत्रियों को भी अपन सूरत बुलाएंगे। यहाँ 1000 लोगों के बीच में आपस में जिस तरह से आज बातचीत कर रहे हैं, वैसे आमने सामने आपकी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करेंगे। आज भारत सरकार में पीयूष जी गोयल वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय है। हम आशा करेंगे जल्दी ही व्यापारियों की समस्या और इंडस्ट्री की समस्या को सुलझाने के लिए या कोई नया सुझाव हो, गारमेंट इंडस्ट्री सूरत में कैसे डेवलप हो, इसके लिए आपकी कोई मांग हो, कोई समस्या हो, तो पीयूष जी गोयल को यहाँ सूरत में बुलाकर, इसी हॉल में बुलाकर अपनी बात उनके सामने रखेंगे। तो यह अग्रवाल प्रगति ट्रस्ट एक नए रूप में सामाजिक संस्था के साथ साथ व्यापार एवं उद्योग को बढ़ावा देने के लिए भी ये कृत संकल्प है। अग्रवाल प्रगति ट्रस्ट जीवन के हर क्षेत्र में महिलाओं को नारी सशक्तिकरण के रूप में बढ़ावा देने के लिए, यूथ को बढ़ावा देने के लिए हर तरह से कृत संकल्प है कि केवल समाज के लिए ये भवन नहीं है, केवल ब्याह शादी में ठहरने के लिए जगह नहीं है, ये एक भवन समाज के हर क्षेत्र को हम जोड़ेंगे और हर व्यक्ति का विकास हो, इस ढंग का प्रयास अग्रवाल प्रगति ट्रस्ट करेगा। हम एक नए रास्ते की तरफ जा रहे हैं। आज दो मुख्य मेन स्पीकर आए हैं, राहुल जी मेहता और संतोष जी कटारिया, उनका मैं अंतःपूर्वक हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आप सभी लोगों का अंतःकरण से स्वागत करता हूं कि आपके बिना यह सेमिनार अधूरी थी। आपके आने से ही इस सेमिनार की शोभा बढ़ी है और मैं आशा करता हूं कि आप इन मुख्य स्पीकर को सुनकर ज्ञानवर्धन लेकर जाएंगे और नया जो एवेन्यू है गारमेंट इंडस्ट्री, उसके बारे में चिंतन करेंगे, विचार करेंगे। अग्रवाल प्रगति ट्रस्ट हर संभव आपके साथ, हर समय आपके साथ तैयार खड़ा है। जो भी आपके सुझाव, समस्या कुछ भी होगी गारमेंट इंडस्ट्री को सूरत में बढ़ाने के लिए, उसके लिए अग्रवाल प्रगति ट्रस्ट हर समय आपका सहयोग करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सज्जनों देखा कि दोनों अध्यक्षों ने कितनी विद्वत्तापूर्ण बात की, अपने छोटे से प्रवचन में अच्छी बात कर दी है। अब हम हमारे जो आदरणीय वक्ता आए हैं उनका स्वागत करना चाहेंगे। मैं चैम्बर के प्रेसिडेंट श्री आशीष गुजराती, वाइस प्रेसिडेंट श्री हिमांशु बोडावाला और वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट श्री रमेश जी बघासिया, ये तीनों को अनुरोध करूंगा कि वो श्री राहुल जी मेहता का स्वागत करें। अग्रवाल प्रगति ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री महेश जी मित्तल, श्री रतनलाल जी धारूका और उपाध्यक्ष श्री पवन जी झुंझुनवाला, आप हमारे दूसरे वक्ता श्री संतोष जी कटारिया का अभिवादन करें। मोतीलाल जी उपाध्यक्ष है। आप वो तो क्या आपके तरफ की
मोतीलाल जी आप भी जुड़िएगा, आप भी उपाध्यक्ष हैं। हाँ? हाँ, दोनों ही वक्ताओं का आप स्वागत करना चाहते हैं, आप दोनों वक्ताओं का स्वागत करें। हाँ हाँ, दीजिए उनको, दीजिए। संतोष कटेगा ना, चेंबर करें, अभी तो करो हम चैम्बर की ओर से भी हमारे श्री संतोष जी का स्वागत करना चाहेंगे। मैं श्री गिरधर गोपाल जी मुंद्रा, श्री दीपक जी सेठवाला और डॉक्टर अजय भट्टाचार्य से अनुरोध करूंगा कि वे संतोष जी का स्वागत करें। चैम्बर सभी व्यापार और उद्योग के विकास के लिए काम करता है, पर टेक्सटाइल हमारा बैकबोन है, हमारी सबसे बड़ी इंडस्ट्री टेक्सटाइल है। इसलिए हमने एक अलग से विंग बनाई है जिसका नाम है ग्लोबल फैब्रिक रिसर्च एंड रिसोर्स सेंटर। ये पिछले 10 साल से चल रहा है और वो सिर्फ और सिर्फ टेक्सटाइल के विकास का काम करता है। उसके 10 साल से जो अध्यक्ष हैं वैसे उद्योगपति श्री गिरधर गोपाल जी मुंद्रा आज के प्रोग्राम के बारे में आपको कुछ बताएंगे। माननीय उपस्थित उद्योग जगत से पधारे हुए आप सभी व्यापारी भाइयों, शुरुआत इन 2 लाइनों के साथ इस रूप में कर रहा हूं मैं, जो कि आपकी प्रशंसा की हैं, आयोजकों की प्रशंसा के लिए हैं, कि खिले फूलों में हमने आपको उपवन की तरह देखा है, बसी बादलों में आपको श्रावण की तरह देखा है, सजे ख्वाब चैम्बर ऑफ कॉमर्स व अग्रवाल प्रगति ट्रस्ट की राहों में हमने तो हर ख्वाब में GFRRC को, ग्लोबल फैब्रिक रिसोर्स और रिसर्च सेंटर को इंडस्ट्रीज की सेवा करती देखा है। हमने तो हर ख्वाब में GFRRC को इंडस्ट्रीज की सेवा करती देखा है। बंधुओं, इस बात में 2 मत नहीं है कि कोई भी देश टेक्सटाइल लीडर तभी बन सकता है जब गारमेंटिंग उसके टेक्सटाइल चेन का सबसे बड़ा भाग हो। चूंकि बहुत ज़्यादा आती है, इसलिए आने वाले देशों से या रॉ मटेरियल्स एक्सपोर्ट की संभावनाएं बहुत कम है। वैसे हम लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं कि किस ढंग से गारमेंट इंडस्ट्री डेवलप हो, और राहुल मेहता साहब के प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं कि पिछले कई 8-10 साल से आपको हम बुला रहे हैं और बराबर आप आके हमको हमारा मार्गदर्शन करते हैं कि गारमेंट इंडस्ट्री फायदा मिला है। बावजूद इसके पिछले 5 वर्षों में भारत से टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट स्थिर बना हुआ है, $17 बिलियन, जबकि बांग्लादेश जिस समय हमारा $17 बिलियन था, उनका भी लगभग यही था, आज $37 बिलियन है, और चाइना का तो पूछने नहीं है, $120 बिलियन उनका बराबर मेंटेन चल रहा है। सूरत में जैसा बताया MMF का ये मेन सेंटर है, यहाँ सब ढंग के फैब्रिक्स बनते हैं। नीटिंग इंडस्ट्री यहाँ काफ़ी ढंग से डेवलप हो रही है। वार्प नीटिंग में सर्कुलर नीटिंग व लाइक्रा, रसल, ट्राइकेट आदि मशीन पर नए नए लाइक्रा बेस्ड फैब्रिक्स गारमेंट के लिए बन रहे हैं। और चूँकि यहाँ पर गारमेंटिंग की उतनी अच्छी व्यवस्था नहीं है, उतना सफाई से काम नहीं होता है राहुल साहब, तो आज हम टी शर्ट बना रहे हैं, तो हमको टी शर्ट बनाने के लिए तिरुपुर अपना फैब्रिक भेजना पड़ता है। पॉलिस्टर का बहुत अच्छा स्कोप है, कॉटन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पॉलिस्टर हम वहाँ भेज रहे हैं, वहाँ टी शर्ट बना हमारे लेबर ट्रेंड हो, स्किल्ड हो, मेन इस चीज की जरूरत है। आज तो वो चाह रहे हैं, हम देने तैयार नहीं मिल रहे हैं पलसाना रोड पर, आप लोगों ने प्रगति की है, आप लोगों को स्किल्ड लेबर किस ढंग से मिले हैं ये आप लोग बताएंगे। हम लोग सब फैसिलिटी देने तैयार हैं, उनको रूम बनाकर देने के लिए सब तैयार है, बावजूद इसके उतने अच्छे ट्रेनिंग सेंटर नहीं है। थोड़ा इस पर आप
फोकस करेंगे, मज़ा आएगा। मगर सूरत का गारमेंट चूँकि यहाँ पर जैसे बताया इंडस्ट्री नहीं है, इसलिए मैक्सिमम यहाँ का प्रोडक्शन 4 करोड़ मीटर पर डे का है, उसका 70% गारमेंट का बनता है, मगर सूरत में उसका यूज़ नहीं होता है। बेंगलोर, मुंबई, दिल्ली आदि जगह वो चला जाता है। मुझे विश्वास है आज का सत्र हमें यह मार्गदर्शन देगा कि सूरत में गारमेंट्स का विकास तेजी से कैसे हो, ताकि सूरत विकास का इंजन बनकर भारतीय टेक्सटाइल उद्योग को आगे बढ़ाने में अपना पूरा सहयोग करे। बंधुओं, जिस देश में ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स अच्छा है, इसे यूनाइटेड नेशंस ने कंपलसरी बनाया हुआ है। अर्थात ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स का मतलब है स्किल, नॉलेज, प्रोडक्शन एफिशिएंसी तथा टाइमली डिलीवरी। ये सब चीज़ों का यदि समावेश है तो बायस वो वही जाते हैं, उनकी रेटिंग के आधार पर उन लोगों को मिल जाता है रिकॉर्ड, और बायस वहीं अट्रैक्ट होकर माल वहाँ खरीदते हैं। एक्सपोर्ट करने में भी बहुत सुविधाएं सरकार दे रही है, PLIs की हम सबको मालूम है, ROS, CTL, रिबेट ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल टैक्सेशन लेवी, ये इसका भी हमें गारमेंट पर 6.5% और मेडस पर 8% इस ढंग का इंसेंटिव मिल रहा है। और भी बहुत सी स्कीम है, इसके बारे में अलग चर्चा का विषय है। पुनः मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करते हुए आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि आप सब लोग यहाँ पर पधारे व हमारे कार्यक्रम को आपने महत्वपूर्ण जो दिया है स्थान, इसके लिए मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। रहे हैं श्री राहुल जी मेहता। श्री राहुल मेहता कौन है? श्री राहुल मेहता 40 वर्ष से अपैरल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। उसकी जो सबसे बड़ी संस्था है क्लोथिंग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, उसके आप चेयरमैन रहे हुए हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी की बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के आप सदस्य हैं। इंडियन मर्चेंट चैम्बर की मैनेजिंग कमेटी के सदस्य हैं। अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के आप डायरेक्टर रहे हुए हैं। और अब श्री राहुल मेहता क्रिएटिव ग्रुप नाम की उनकी कंपनी है, उनके आप चेयरमैन हैं। बहुत बड़ी कंपनी है और बहुत बड़ा एक्सपोर्ट करती है। पर श्री राहुल मेहता के बारे में मैं एक बात बताऊं, वो कई साल से सूरत में आ रहे हैं, पर जब भी वो आते हैं तो नए लगते हैं। हमें लगता है कि वो राहुल मेहता नहीं है ये। तो मैंने उनको पूछा कि ये आपका क्या राज है, तो उन्होंने कहा मैं फैशन टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ हूँ, तो फैशन बदलते हैं उसी तरह से मैं भी बदल जाता हूँ। मैंने कहा चलो फ़ायदा उनकी वाइफ का, हमें क्या। आई इनवाइट श्री राहुल गुप्ता, प्लीज आप अपना ज्ञान हमें दीजिए। राहुल मेहता। अब मैं अपना ही नाम बताना भूल गया तो फिर इनका भी जरा गड़बड़ हो जाती है। आज एक बात हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने बहुत अच्छे ढंग से बोली है, जो राहुल मेहता वो हमारे वक्ताओं पर है। उन्होंने ये बोला कि मक्खन पर नहीं, हम पत्थर पर लाइन खींचने वाले लोग इंडियंस। तो गारमेंट इंडस्ट्रीज के लिए ये निश्चित तौर पर पत्थर पर ही लाइन खींचेंगे, ऊपरी ऊपरी बात नहीं करेंगे, बेस बताकर और हमारे दिमाग में पेनिट्रेट करेंगे कि कैसे गारमेंट इंडस्ट्री को हम डेवलप करें। थैंक यू एवरीबडी फॉर दिस वार्म वेलकम। मैं खाली शुरुआत में आशीष जी का एक भ्रम जो था वो मैं एक क्लियर करना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि सूरत गारमेंट्स में ध्यान नहीं दिया क्योंकि कॉटन हमारा स्ट्रेंथ नहीं है। सूरत ने गारमेंट्स में ध्यान नहीं दिया क्योंकि सब लोग फैब्रिक में पैसे बनाने में बिजी थे, और सबको पता है कि जो जितना पैसा फैब्रिक बनाने में है उतना पैसा गारमेंट बनाने में नहीं है। मुझे जब आशीष जी का फ़ोन आया, गिरदास जी का भी फ़ोन आया था कि राहुल भाई एक प्रोग्राम में आना है, लेकिन एक आध घंटा आपको बोलना पड़ेगा। मैंने बोला मेरा जो पार्टनर है इस साल जून 2 जून 2022 मैं 40 इयर्स कंप्लीट करूंगा मेरे पार्टनर से, जो सिर्फ मारवाड़ी नहीं है, अग्रवाल है। और जो 40 साल से एक अग्रवाल को झेल सकता है तो 1 घंटा कोई बड़ी बात नहीं है।
आज का जो टॉपिक है कि सूरत के लिए क्या हो सकता है, व्हाट आर दी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल फॉर सूरत। मैं चाहता हूं कि मैं और संतोष जी कुछ बातें कहेंगे, लेकिन जो पैनल डिस्कशन जो डिसाइड हुआ है, आई थिंक हम लोग ज़्यादा ध्यान उसी में करेंगे, क्योंकि दैट विल बी मोर इंटरेस्टिंग, मोर इंटरैक्टिव। बट आई विल से वन थिंग कि जो आज इंडिया की जो मैक्रो लेवल की जो सिचुएशन है, आई थिंक अगर वो छोटा सा थोड़ा सा एक माइक्रो लेवल पे देखा जाए तो सूरत का एग्जैक्टली वही सिचुएशन है। व्हाट आर दी सर्कमस्टेंसेस विच आर फेवरिंग इंडिया टुडे। नंबर वन के जो कंपटीशन है इंडिया के लिए, वो आई वोंट से कि कम होते जा रहा है, लेकिन उनका जो प्रोग्रेस था वो थोड़ा सा ब्रेक लगा है। द बिगेस्ट कंपेटिटर वेदर इन टेक्सटाइल और इन गारमेंट्स ऑफ कोर्स चाइना है, और सबको पता है कि चाइना आज उनकी एक जो गवर्नमेंट की जो स्ट्रैटेजी है वो हाई लेबर इनपुट इंडस्ट्रीज से बाहर निकल के हाई टेक्नोलॉजी, हाई कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री पे जा रही हैं। तो इसीलिए उनका जो टेक्सटाइल पे और गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग में जो ध्यान है वो थोड़ा सा कम होते जा रहा है। तो हालांकि आज भी जितना हम लोग साल में एक्सपोर्ट करते हैं उतना वो चाइना एक महीने में एक्सपोर्ट करता है, बट फिर भी पिछले 4 या 5 साल से अगर आप देखेंगे, और कोविड की बात छोड़ दो, चाइना का जो ग्रोथ है वो एक स्टेबल हो गया है। it is sort of stabilized at $135-140 billion, which I think is a very positive sign for India. Number 2, कि कुछ देशों में हमारे जो competing nations है उनको काफ़ी incentives मिल रही थी because they were not as developed as India was. And for example, everybody knows Bangladesh. आज बांग्लादेश का जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्री का जो इंसेंटिव है, which is almost about 10 to 11% as far as European market is concerned, करीबन 2024 में ख़त्म हो जाएगा। तो मतलब 1 या 2 साल के बाद जो आज हम लोग सोच रहे हैं कि बांग्लादेश के साथ compete करना इम्पॉसिबल है, वो शायद उतना ईजी या इतना डिफ़िकल्ट नहीं रहेगा, एंड वी विल बी एबल टू compete with बांग्लादेश। थर्ड ये है कि, एंड हियर इज अ स्लाइट डिफरेंस चाइना अपना इंडिया और सूरत में, टिपिकली इंडिया के वहाँ से जो एक्सपोर्ट होता था वो कॉटन बेस्ड था, और वहाँ आशीष जी जो कह रहे थे वो एकदम सही बात है कि सूरत बीइंग फोकस्ड ऑन पॉलिएस्टर, मे बी सूरत हैज़ नॉट कम टू दैट लेवल इन द एक्सपोर्ट मार्केट। बट मैं आपको ये बताऊंगा कि जो डोमेस्टिक मार्केट है वो हमेशा से ज़्यादातर पॉलिएस्टर में रहा है, नॉट सो मच इन कॉटन। छः फुट होने का कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो जो डोमेस्टिक मार्केट है दैट वाज ऑलवेज मोर बायस टूवर्ड्स पॉलिएस्टर। सो नाउ 2 थिंग्स आर हैपनिंग। कॉटन के प्राइसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, तो आज जो 100% कॉटन जो इस्तेमाल करते थे वो धीरे धीरे अभी ब्लेंडेड फैब्रिक्स में आ रहे हैं। 100% पॉलिएस्टर में शायद नहीं आएंगे, लेकिन ब्लेंडेड फैब्रिक्स में आ रहे हैं। एंड हियर मेरे हिसाब से सूरत की सबसे बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है कि मूव अवे फ्रॉम 100% पॉलिएस्टर फैब्रिक्स एंड गो ऑन टू ब्लेंडेड फैब्रिक्स। एंड वंस यू डू दैट, एक
पूरा जो मार्केट जो आपके लिए खुला नहीं था वो ओपन हो जाएगा। इवन डेनिम जीन्स टुडे इज सेलिंग मोर इन दी ब्लेंडेड फैब्रिक, इट्स सरप्राइजिंग। बट कुछ लाइक्रा ऐड कर दिया, कुछ पॉली डेनिम बना दिया, बिकॉज ऑफ द शेयर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड द कॉस्ट ऑफ फैब्रिक। So this, I think, is opening a tremendous opportunity for Surat. There are various other advantages. या मैं कहूँगा कि जो पहले जो disadvantages थे वो अभी नहीं रहे. And the biggest trend there in the world market is the growth of e-commerce. Now e-commerce जिस स्पीड से जो बढ़ रहा है वो क्यों सूरत के लिए मैं कहता हूं कि एडवांटेजेस है, क्योंकि अभी तक एक आप एम्स्टर्डम का एक बायर ले लो, लॉस एंजलिस का एक बायर ले लो, उसको आप कहो कि इंडिया आना है, चलो इंडिया अभी आ जाता है। फिर उसको बोलो बॉम्बे में जाना है या दिल्ली में जाना है तो दिल से अच्छा ठीक है चलो डायरेक्ट फ्लाइट है। आप उसको बोलो कि यार सूरत में आके मेरे से खरीदो, वो हेजिटेट करने लगता है। यार सूरत पता नहीं क्या, एक तो बिगेस्ट डिसएडवांटेज कि वहाँ मुझे दारू मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो दैट डिसएडवांटेज, जो हेजिटेंसी जो थी कि सूरत आके हम लोग ऑर्डर प्लेस करें या उसकी फैक्ट्री देखें, वो एक डिसएडवांटेज कम होते जा रहा है क्योंकि ई कॉमर्स का ये महत्व बढ़ते जा रहा है। टुडे पीपल आर नॉट हेजिटेटिंग, और पर्टिकुलरली मेरे हिसाब से ये जो 2 साल कोविड के जो बीते, उसमें एक सबसे बड़ा जो एडवांटेज हुआ कि हमारे बायर, फिर भले आप बॉम्बे के बायर्स लो या दिल्ली के लो या टिम्बकटू के लो, गारमेंट वाले हमेशा आपको यही बताते थे, और करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग हियर, आपके पास आके हमेशा ये कहते थे कि यार फैब्रिक तो टच एंड फील की ज़रूरत है, जब तक वो नहीं हम लोग आप मुझे बताते मैं आपके पास ऑर्डर नहीं दे सकता हूँ। एम आई राइट? टच एंड फील का बहुत इंपॉर्टेंस था। टुडे दीज वेरी बायर्स आर सेइंग नहीं ठीक है यार एक पीपीटी भेज दो, एक ड्रॉप बॉक्स में आप कुछ भेज दो, भले फाइनलाइज ऑर्डर करते पहले शायद आपके पास सैंपल मांगेगा व्हाटएवर, बट एटलीस्ट कम से कम आज आपको पूरे के पूरे सूटकेसेस लेके कहीं आपको जाना नहीं पड़ता है, आप सीधा सीधा ई कॉमर्स में आप बिजनेस कर सकते हो। तो दैट इज अनदर बिग एडवांटेज फॉर सूरत विच वॉज अदरवाइज प्लेस्ड इन अ डिसएडवांटेजियस मैनर compared to let's say Bombay and Delhi and some of these other major centers. So this is becoming some of the important reasons and important areas where you are actually coming to a situation where जो पहले आप जो डर रहे थे कि मैं गारमेंट बनाऊं नहीं बनाऊं, मैं एक्सपेंशन करूं नहीं करूं, वो आपकी जो हेजिटेंसी थी वो शायद कम होगी और होनी चाहिए। और गवर्नमेंट भी जो कुछ पॉलिसीज जो बनाई है वो भी अगर आप देखेंगे तो इट इज़ फेवरिंग मैन्युफैक्चरर्स ऑफ सूरत। क्यों? पॉलिसी का इंटेंशन सूरत पे ध्यान नहीं था, लेकिन इट इज़ फेवरिंग द मैन्युफैक्चरर्स ऑफ सूरत। क्यों? आज जो PLI स्कीम जो बनाई है, 100 करोड़ 300 करोड़ 500 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट, मैं अगर क्रूड बम्बैया भाषा में बोलूं तो किसी की बाप की ताकत नहीं है बॉम्बे वाले या दिल्ली वाले की ये 300 करोड़ है 100 करोड़ और 500 करोड़ इन्वेस्ट करे। वो यही कर सकता है जो टेक्सटाइल में उसका बेस है, और टेक्सटाइल में इन्वेस्ट करके फिर गारमेंट बना सकता है, ऐड ऑन कर सकता है। तो इट्स अ ह्यूज एडवांटेज फॉर दोज हु आर हैविंग टेक्सटाइल यूनिट्स एंड विच एवरीबडी इन सूरत हैज़, कि आपको थोड़ा बहुत एडिशनल इन्वेस्टमेंट करके आपका जो 90% इन्वेस्टमेंट है वो आप
जो आपको जो स्किल है, आपका जो एक्सपीरियंस है, आपका नॉलेज है, वो इस्तेमाल करके आप एक्सपेंशन कीजिए और उसके 10% 20% गारमेंट में डालिए। यू आर गेटिंग द सेम काइंड ऑफ एडवांटेज इन गारमेंट्स। जो स्पेशलाइज्ड गारमेंट मैन्युफैक्चर है वो कभी आपके साथ compete नहीं कर पाएगा। आप जीएसटी के टैक्सेशन देखिए, अगर आप 4 जगह से खरीद के जॉब वर्क करा के बाय एंड सेल करके आप अगर गारमेंट बेचते हो और आपका शुरुआत से राइट डाउन द वैल्यू चेन फ्रॉम यार्न ऑनवर्ड्स अगर आपका प्रोडक्शन यूनिट इन हाउस है तो आपको जीएसटी में बहुत ज़्यादा फायदा होता है। तो विदाउट थिंकिंग अबाउट सूरत एज सच, जो गवर्नमेंट की जो आजकल जो पॉलिसीज आई है वो भी सूरत को फेवर कर रही है। अब सूरत में अगर मेरे ख्याल से लास्ट मंथ दर्शना बहन आए थे हमारे सीएमआई के एक फंक्शन में, आशीष जी भी थे, और उन्होंने कहा कि भाई देखो अभी यार तुम सूरत वाले अभी मेरे से और कुछ नहीं मांगो, जितना मैं दे सकती थी उतना मैंने दे दिया, अभी यार तुम तो कुछ तो मेहनत करो। तो आज मैं यही कहूँगा कि अभी दी बॉल इज इन आवर कोर्ट, कि हम लोग कितनी मेहनत करके कितना फ़ायदा उठाते, कितनी एडवांटेज उठाते और हम लोग आगे बढ़ते हैं। एंड व्हाई इन गारमेंट्स, अल्टीमेटली जो गारमेंट बनाता है वो ही ट्रेंड डिक्टेट करेगा, वही डिमांड क्रिएट करेगा और वही डिक्टेट करेगा आपको कि मुझे कौन सा फैब्रिक चाहिए, किस कलर का चाहिए, किस क्वांटिटी का चाहिए और कैसे मैं परचेज करूँगा, कि आप क्या रेट में परचेज करेंगे। तो अगर आपके पास गारमेंट का मैन्युफैक्चरिंग अगर आपके हाथ में हो तो you will be the ultimate king of the textile industry. Otherwise, you will always remain a supplier of raw materials and never of the finished garment. The last control will not be in your hands. Which is why I am saying कि आप garments में आ जाओ, not कि it is a great प्रॉफिट मेकिंग इंडस्ट्री, नो इट इज़ नॉट। बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं और मैं रिक्वेस्ट करूंगा संतोष जी को कि वो बताएं, आपके साथ शेयर करें कि किस टाइप के प्रॉब्लम्स हैं। बट आई थिंक इन माय ओपिनियन इट इज़ द फाइनल कंट्रोल दैट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, दैट विल मेक योर फैब्रिक बिजनेस मोर प्रॉफिटेबल। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप गारमेंट्स में करो क्योंकि आपका गारमेंट सेक्टर बहुत प्रॉफिटेबल है, नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि आप गारमेंट्स में एंट्री कीजिए ताकि आपका जो फैब्रिक का जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो बढ़ जाए। और लास्ट में मैं यही कहूँगा कि मैं ओरिजिनली सूरत का हूँ, तो इसलिए सूरत के तरफ मुझे एक थोड़ा सा ज़्यादा ही प्यार और प्रेम है। इनफैक्ट बॉम्बे वाले मेरे से बहुत नाराज़ हैं कि राहुल भाई हमारे सारे जो ट्रिक्स है, सारे जो एडवांटेजेस हैं वो आप वहाँ जाके भाषण दे के सबको सिखा देते हो। तो अगर आप अभी बहुत ज़्यादा करोगे तो हम आदित्य ठाकरे के पास जाएंगे और आपकी कंप्लेन करेंगे। तो अभी हो सकता है संतोष कटारिया भी शायद वो करेगा, आई एम नॉट सो श्योर, बट अदरवाइज आई एम सेइंग लेट्स work together. CMAI is also, and this is a good news for us to share, the CMAI Clothing Manufacturers Association of India is opening an office in Surat to help and benefit all the and it is my pleasure, privilege and honor to say that the first chairman of the South Gujarat CMAI regional office is also sitting on the dais, Dr. Ajoy Bhattacharya. So we are having a lot of programs and projects which is primarily designed by Ajoy, but ये जो आपके जो लेबर शॉर्टेज की, लेबर ट्रेनिंग की, जो पेमेंट्स के जो प्रॉब्लम्स हैं, you will be, I am proud to say
कि जो सबको पता है कि आजकल दो बहुत बड़े हस्तियों के बीच के झगड़े में काफ़ी लोगों का पैसा अटका हुआ था। एंड अजय, आई थिंक इवन यू आर नॉट अवेयर ऑफ दिस। Out of the approximately 600 crores of money which was stuck in this tussle, I think by the end of June we should be able to recover at least 450 crores. And that is, I think, thanks to the arbitration and efforts of CMAI. So I would like you to also join CMAI whenever we open the office, and we look forward to working in your service. Thank you. आपने देखा कितनी अच्छी तरीके से और कितने छोटे वाक्यों में आपने बताया कि हमें गारमेंट इंडस्ट्री में क्यों जाना चाहिए। अब मैं आमंत्रित करूंगा श्री संतोष जी कटारिया को। आप पिपरमिंट ब्रांड, शायद आप बच्चों के कपड़े लेने जाते होंगे तो आपको पता होगा कि पिपरमिंट ब्रांड कितनी बड़ी ब्रांड है। और उस ब्रांड के आप चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। 92 से आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हैं। 2007 से आपने ये पिपरमिंट ब्रांड लॉन्च की और वो आज की तारीख में देश की छोटे बच्चों के गारमेंट्स के बारे में सबसे बड़ी ब्रांड है। पर्टिकुलरली लड़की के लिए, लिटिल गर्ल्स के लिए ये ब्रांड खूब बहुत मशहूर है। मैं आमंत्रित करूंगा श्री संतोष जी कटारिया को अपना वक्तव्य देने के लिए। डायस के ऊपर बैठे हुए सब महानुभाव, आए हुए उद्योग जगत के मेरे भाइयों और बहनों, शायद जैसे राहुल भाई को आप 1 घंटा 2 घंटा बोलने के लिए बोलेंगे तो शायद स्पीच देना ये कई सालों से उनका भी हैबिट बन चुका है। बट मैं चाहूँगा कि मैं कोई चाइना, बांग्लादेश, एक्सपोर्ट, $1 मिलियन, इन सब चीज़ों की बातें नहीं करते हुए है। मेरा मकसद सिर्फ ये रहेगा, क्योंकि मुझे जब ये सब्जेक्ट के ऊपर में राहुल भाई ने बात किया तो मेरे को थोड़ा सा तो अचरज लग गया, क्योंकि जैसे शायद स्कूल और कॉलेज में हम जाते हैं और साल भर हम जैसे पूरी पढ़ाई करते हैं, टीचर लोग हमको सिखाते हैं, बट जब एग्ज़ाम आता है तो एग्ज़ाम के टाइम के ऊपर में हमको कोई बुक्स लेके जाने के लिए या कॉपी करने के लिए कोई अलाउड नहीं होता है। बट आप ऐसा समझ लो कि अगर आपको पढ़ाई करने के बाद में वापस अगर आपको टीचर ने बोल दिया बुक खोल के बैठ जाओ, आपको जो देखना है देख लो, तो कोई सवाल ही नहीं आता कि कोई आदमी उसके अंदर में कोई फेल हो जाए। सेम कंडीशन मुझे ऐसा लगता है कि सूरत के बारे में की है, क्योंकि एक बहुत बड़ी अचरज करने वाली बात है कि जहाँ पर कोई गारमेंट इंडस्ट्री नहीं है, जहाँ पर कोई अवेलेबिलिटी नहीं है, जहाँ पर मतलब जहाँ पर मैं मेरी बात करूँ तो मेरी फैक्ट्री पुणे में है, ऑफिस पुणे में, पुणे से 100 किलोमीटर आगे मेरी फैक्ट्री है जहाँ पर ना एक सुई है, ना धागा है, ना कोई कपड़ा है। और हर चीज़ के लिए हमको कहीं ना कहीं भागना पड़ता है, रिसोर्सेज के लिए, फैब्रिक के लिए, इन सब चीज़ों के लिए। और जबकि सूरत एक ऐसी मंडी है जहाँ पर इतनी बढ़िया से सब अवेलेबिलिटी है, इसके बावजूद भी यहाँ पर इंडस्ट्री नहीं होती है ना, तो ये रियली एक मतलब क्या बोलते हैं उसको, बदनसीबी है। ये बात अगर आप समझ लो और हमारे डिस्कशन में से अगर यहाँ पर बाहर जाने के बाद में एटलीस्ट 25-50 लोगों ने अगर ये सोच लिया, ये ठान लिया कि हम जाके गारमेंट इंडस्ट्री के अंदर में चाहे 10, 20, 50, 100 मशीन तो लगाएंगे पक्का, तो ये आज का डिस्कशन है ना फ्रूटफुल होगा, ऐसा मुझे लगता है। बहुत सारी बातें होती है, हम पैनल डिस्कशन में करेंगे, बट जो शायद पैनल डिस्कशन में नहीं हो सकती, ऐसे कुछ कुछ बातें हैं। 1-2 चीज़ें मैं 2 मिनट के अंदर में, जैसी क्योंकि मैं किड्स वेयर में से हूँ, बट इंडिया के अंदर में जो फैशन जिसको बोलते हैं, तो आपको मैं बता दूँ कि जब मैं
10 या 15 साल पहले की बात करता हूँ कि जिसमें मोर देन 50% कॉटन यूज होता था और 50% है ना पॉलिस्टर यूज होता था। आज के तारीख में हम लोगों के गारमेंट में 5% भी कॉटन दिखाई नहीं देता है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में जो फैशन बनती है, फैशन सिर्फ पॉलिस्टर में बन सकती है, कॉटन में कोई फैशन नहीं बन सकती है। तो सिर्फ पॉलिस्टर में बनती है और सूरत जो पॉलिस्टर का है वो भंडार है। जब आज के तारीख में इंडिया के अंदर में की अपॉर्चुनिटीज बहुत ही ज़बरदस्त है। आप एक्सपोर्ट की बातें करते हो, बट मैं आपको बोलता हूँ डोमेस्टिक मार्केट इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है। मैं आपको 2 एग्जाम्पल दे सकता हूँ सिर्फ। मेरे छोटे ब्रदर, हमारे पेपरमिंट क्लोथिंग के डायरेक्टर कमलेश कटारिया, जो यहाँ पर बैठे हैं, अभी 4 महीने पहले फैमिली के साथ में यहाँ पर शिफ्ट हो गए। ओके, मतलब आपको ये तो बाय चांस ऐसा हो गया कि ये प्रोग्राम बन गया, मुझे बोलने का मौका मिल गया। तो सूरत और मैं आज घूमा तो ऐसा लगा कि मतलब इतना ज़्यादा अच्छा माहौल, इतनी अच्छी फैसिलिटी, इतना अच्छा शहर, इतना अच्छा डेवलपमेंट, इतने होने के बावजूद भी गारमेंट इंडस्ट्री को कैसे बढ़ाया जाए, ये बोलने के लिए जो हम कहाँ जाके बैठे उसको उनको आके यहाँ बोलना पड़ रहा है कि भाई गारमेंट इंडस्ट्री क्यों आप लोगों ने आना चाहिए। तो इसमें कोई 2 बातें नहीं है, क्योंकि जैसे कोई भी इंडस्ट्री के अंदर में एक होता है बैकवर्ड इंटीग्रेशन। जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन होता है वो होता है आपको सेविंग करने के लिए। आप अगर कोई कपड़ा बना रहे हो तो आप कोई एम्ब्रॉयडरी में चले गए, आप धागा बनाने में चले गए। हम जैसा अप्रैल वाले हैं तो हम बैकवर्ड के अंदर में बैकवर्ड इंटीग्रेशन इज ओनली फॉर टू सेव द मनी, जो हम कोई खरीदी करते हैं। बट फॉरवर्ड इंटीग्रेशन जो होता है वो तो पैसे कमाने के लिए होता है। और आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी जो है वो फॉरवर्ड इंटीग्रेशन वाली बात है। तो डेफिनेटली देखो, तकलीफ तो हर इंडस्ट्री के अंदर में तकलीफ है, बट गारमेंट इंडस्ट्री के अंदर में का अपॉर्चुनिटीज की आप सोच नहीं सकती, इतनी अपॉर्चुनिटीज है। हमने जब ब्रांड चालू किया था वो टाइम के ऊपर में तो बहुत सारी डिफिकल्टीज थी, बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। अभी वो प्रॉब्लम्स बहुत लेवल तक कम आ चुके हैं। हम चाइना के बिना काम नहीं कर पाते थे, बहुत अच्छा हो गया, कोविड ने बहुत अच्छा काम कर लिया कि हमको चाइना जाना बंद कर दिया। और चाइना के जितनी भी चीज़ें थी उनमें से ऑलमोस्ट 70 to 80% है ना सूरत ने बनवा ली है। और हम तो सूरत वालों को है ना हाथ जोड़ के धन्यवाद देते हैं इसके लिए कि हमको आपने चाइना जाने के लिए बचा दिया। हमारे CMI का आज के तारीख में जब से राहुल भाई ने ये धुरा संभाली है CMI की, हम लोगों ने 2025 तक CMI का पूरा विजन हमने क्लियर किया है, पूरा ड्राफ्ट किया है, जिसमें अभी एक फैब शो हो गया। सूरत वाले काफ़ी लोग आए थे। तो एक इंडस्ट्री वालों को ये फैब शो ने आपको जो भी चीज़ चाहिए, मतलब अब फैब्रिक है, एक्सेसरीज है, सॉफ्टवेयर है, मशीनरीज है, हर चीज़ आने वाला, ये तो हमारा फर्स्ट शो था, आने वाला जो शो आएगा उसमें तो आपको शायद कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हर चीज़ है ना आपको अवेलेबल मिलेगी। सेलिंग करने के लिए CMI का NGF है, जिसके लिए भी आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंडस्ट्री के अंदर में आप मैन्युफैक्चरिंग है, जॉब वर्किंग है, वेंडरशिप है, उसके लिए हमारा वो VSAPIC भी बनता है कि अगर आपको किसी के लिए काम करने का है, आपको खुद को ब्रांड बनाने का है, अपॉर्चुनिटी अनगिनत अपॉर्चुनिटीज है। सिर्फ मैं एक एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूँ यहाँ पर कि किड्स वेयर के अंदर में, क्योंकि मैं किड्स वेयर से बिलोंग करता हूँ, इसके लिए CMI का NGF होने जा रहा है। शायद राहुल भाई को पता भी नहीं रहेगा, CMI का NGF होने जा रहा है। हम लोगों ने CMI का NGF में 56 स्क्वायर फुट का फॉर्म भरा था राहुल भाई, पर 3 दिन पहले इंटरनली हमारा डिस्कशन होने के बाद में हम इस नतीजे पे पहुंचे कि हम आज के तारीख में जितना ऑर्डर हाथ में है शायद उसमें से 70% भी हम पूरा नहीं कर पाएंगे। इसीलिए
कल हमने मेल भेज के रिक्वेस्ट किया कि भाई हमारा है ना फॉर्म वापस ले लो और किसी को जरूरत रहेगा तो दे दो, और कैंसिलेशन के लिए जस्ट बिकॉज वी आर नॉट एबल टू सप्लाई। इतनी अपॉर्चुनिटीज, इतनी ट्रिमेंडस अपॉर्चुनिटीज अपनी इंडस्ट्री के अंदर में है। सूरत वालों के लिए तो दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, बिकॉज फैब्रिक्स वगैरह जो अवेलेबिलिटी आपके पास में है वो बहुत ही फैंटास्टिक है, और बहुत सारी चीजें ऐसे बातें कर सकते हैं। बट हम चाहते हैं जो राइट क्वेश्चन आपसे आए उसका राइट जवाब मिले, क्योंकि इंफॉर्मेशन के लिए मैगजीन होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत लेक्चर सुने जाएंगे, यूट्यूब के ऊपर में सब इंफॉर्मेशन मिल जाती है, बट हमको जो चाहिए वो बिल्कुल आपको मिले। ऐसे चीज़ के लिए हमने रखा है कि भाई ये पैनल डिस्कशन करते, ताकि आपके सवाल जो रहेंगे उनके अंदर में आपको जो परफेक्टली जो जवाब चाहिए वो जवाब आपको मिले, और सही मायने में यहाँ से जब जाएंगे तो आप कुछ ना कुछ लेके जाएंगे। बस इतना बोल के मैं मेरे 2 शब्द पूरे करता हूँ। थैंक यू। श्री आदरणीय श्री संतोष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा कि दोनों वक्ताओं ने कितनी बखूबी से हमें प्रेरित किया कि हमें गारमेंट इंडस्ट्री में जाना चाहिए। मुझे लगता है कि इनके भाषण सुनकर मुझे भी ये लगता है कि मुझे गारमेंट इंडस्ट्री में जाना चाहिए। दोस्तों, मैं अग्रवाल समाज से भी जुड़ा हुआ हूँ और चैम्बर ऑफ कॉमर्स से भी बहुत सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ हूँ। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बारे में मैं कहूँ कि हमारे 10,500 मेंबर हैं और हम संतति नियमन में विश्वास नहीं करते। हम ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य चाहते हैं, और जिन लोग, और बहुत अच्छी संस्था है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, व्यापार और उद्योग के इतने सारे कार्यक्रम होते हैं। अगर आप में से कुछ लोग नहीं जुड़े हुए हैं तो आप जुड़ सकते हैं। आजीवन सदस्यता की बहुत कम शुल्क है, आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स का फ़ायदा ले सकते हैं। अब कार्यक्रम की आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ एक पैनल डिस्कशन होगा। हमारे अध्यक्ष श्री आशीष जी गुजराती और हमारे पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर अजय भट्टाचार्य मिलकर एक डिस्कशन पैनल डिस्कशन करेंगे, जिसमें वो आप लोगों के जो सवाल आए हुए हैं, आपके लोगों के मन में जो सवाल होते हैं, उन सवालों को वो इन दोनों विद्वान वक्ताओं के सामने पेश करेंगे और वो इनका जवाब देंगे। ओवर टू मिस्टर आशीष गुजराती एंड डॉक्टर अजय भट्टाचार्य। चित्रा पार्क सैंक्शन कर दिया है, जगह भी आइडेंटिफाई हो चुकी है। हमारे BS अग्रवाल जी ने इसके पीछे बहुत मेहनत की है। गुजरात गवर्नमेंट जगह आइडेंटिफाई करने से पहले उन्होंने ये जगह आइडेंटिफाई की थी और वहां पे कम से कम 4 बार जाके आए। अब 10 तारीख को 10 मई को वहां से जॉइंट सेक्रेटरी आए थे प्रजाक्ता वर्मा जी। उन्होंने हमें ये रिक्वेस्ट की थी कि आप एक प्राइमरी सर्वे करवा लीजिए कि किन को कितनी जगह चाहिए, कौन से सेक्टर में चाहिए, कितना एम्प्लॉयमेंट होगा और कितना इन्वेस्टमेंट होगा अप्रोक्सीमेटली। तो वो सर्वे फॉर्म हमने रेडी कर दिया है। हम आपके जितने भी पदाधिकारी हैं उनको हम दे देंगे। वो गूगल फॉर्म है, ऑनलाइन भर सकते हो आप। तो वो एक थोड़ा आप एक रिक्वेस्ट है कि वो सर्वे फॉर्म भर दो। ये सर्वे इसलिए करा रहे हैं कि क्योंकि ये 1200 एकड़ का पार्क है, तो पोल्यूटिंग इंडस्ट्री को कितनी जगह चाहिए, नॉन पोल्यूटिंग इंडस्ट्री को कितनी जगह चाहिए, वो अगर हमें थोड़ा अप्रोक्सीमेट आइडिया आ जाए तो वो हिसाब से वहाँ पे प्लॉटिंग की प्लानिंग हो जाएगी, ताकि पोल्यूटिंग इंडस्ट्री नॉन पोल्यूटिंग इंडस्ट्री को हर्ट ना करे, क्योंकि वो विंड डायरेक्शन देख के वो प्लानिंग हो पाएगी। तो वो सर्वे फॉर्म के लिए आप प्लीज़ हमें कोऑपरेट कीजिए। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे बीच राहुल जी और संतोष जी हैं, और जो सब्जेक्ट रखा गया है उसके अनुरूप में एक बिल्कुल ही बेसिक सवाल जो मैं समझता हूँ सबके मन में होगा, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। राहुल जी, पहले हाँ, ये सही है कि सूरत की एक अपनी स्ट्रेंथ है कपड़े के अंदर। कपड़ा बनाने में हमें कोई कुछ सिखाए इसकी हमको ज़रूरत नहीं है। हमारी मुश्किल ये है कि हम वीवर से कपड़ा लेते हैं, उसको हम प्रोसेस करवाते हैं, हमारी दुकानें हैं जहाँ पे हम इस कपड़े को सेल करते हैं, लेकिन जब उसमें से गारमेंट बनाने की बात आती है तो हमारे मन में कुछ बेसिक प्रश्न हैं। मेरे ख्याल से आप सबके बेसिक प्रश्न होंगे। एक, हम किस सेगमेंट में जाएं?
हम उस कपड़े में से कौन सा गारमेंट बनाएं। दूसरा, शुरुआत में हमारी साइज क्या हो। साइज मतलब हम 20 मशीन से शुरू करें, 50 से शुरू करें, 100 से करें, 200 से करें। इसमें मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा राहुल जी, कि सूरत के अंदर आप ऑफ कोर्स इस इंडस्ट्री को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, सूरत को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं आप। यहाँ पे ऐसे यूनिट्स हैं जो पूरा वैल्यू चेन करते हैं, मतलब यार्न से लेकर के फिनिश्ड फैब्रिक तक का पूरा उनके पास में इन हाउस कैपेसिटी है। वो प्रोसेसिंग भी करते हैं, वो वैल्यूडेशन भी करते हैं, फैब्रिक भी बनाते हैं और फैब्रिक बेचते भी हैं। लेकिन एक बड़ा वर्ग ऐसा है सूरत के अंदर जो वीवर से फैब्रिक खरीदता है, उसको प्रोसेस करा करके बेचता है। और उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, जैसा मैंने पहले कहा, कि वो किस सेगमेंट में जाए, दूसरा कितनी मशीन से वो अपना गारमेंट का काम शुरू करे, तीसरा इंफ्रास्ट्रक्चर वो कैसे डेवलप करे गारमेंट इंडस्ट्री के लिए, उसमें कॉम्प्लायंस की कितनी ज़रूरत है, कितना कॉम्प्लायंस रखे जिससे कि उसको अच्छी कंपनीज का ऑर्डर मिल सके, और ऑफ कोर्स सबसे इंपॉर्टेंट बात, उसको मार्केट कैसे करे, उसको बेचे कहाँ। आज मैं 50 मशीन लगाता हूँ तो क्या मैं जॉब वर्क से शुरू करूँ, क्या मैं 50 मशीन लगा करके या 100 मशीन लगा करके किसी के साथ मैं टाई अप कर लूँ कि वो मेरा पूरा माल ले ले, या मैं अपना ब्रांड बनाऊँ। यही जो दुविधा है, यही जो सवाल है, मैं जानता हूँ शायद मैं ठीक ही कह रहा हूँ भाइयों। तो सर इसका अगर आप जवाब दे दें हमको, तो यहाँ पे 50 नहीं, यहाँ जो 600-700 लोग बैठे हैं उसमें से 50% लोग ऐसे हैं जो इमीडिएटली गारमेंट इंडस्ट्री शुरू करना चाहते हैं, लेकिन कैसे शुरू करें ये उनकी समझ में नहीं आता। पहले तो मैं क्लैरिफाई कर दूंगा कि ये जो भी मैं कहूँगा वो मेरे पर्सनल ओपिनियंस हैं, क्योंकि ये एक इंडस्ट्री ऐसी है और आपने जो सवाल पूछे वो ऐसे हैं कि आज संतोष और मेरे के बीच में भी अलग अलग ओपिनियंस हो सकते हैं। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि मैं बोलूं, उसके बाद संतोष आप भी अपना ओपिनियंस वॉइस करें। टू आंसर योर फर्स्ट क्वेश्चन कि कौन से सेक्टर में हम लोग शुरू करें, मेरी ये राय है कि जब आप प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन या बिजनेस डाइवर्सिफिकेशन करते हैं तो जिसमें आपका सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस या नॉलेज या स्किल है उसमें आपको शुरुआत करनी चाहिए। और उस बेसिस पे अगर मैं सोचूंगा तो शायद विमेन्स एथनिक वेयर शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी। हालांकि आज अगर आप ऑल इंडिया के मार्केट के पोटेंशियल की अगर आप बात करें तो मैं ये समझता हूं कि जितना पोटेंशियल ग्रोथ का किड्स वेयर में है और कोई भी सेक्टर में नहीं है, डेफिनेटली नॉट इन द मेंस वेयर सेगमेंट। सो द पोटेंशियल टू ग्रो आई वुड रैंक एज नंबर 1 किड्स वेयर, नंबर 2 विमेन्स वेयर। इन विमेन्स वेयर first is ethnic wear and then is western wear and then lastly it is men's wear. तो I would recommend कि आप नंबर 1 पे न जाए शुरुआत में, नंबर 2 पे जाए which is women's ethnic wear। और उसकी एक ये 2 वजह है। नंबर 1 कि जो आप जो फैब्रिक बना रहे हैं that is very suitable for the Indian ethnic wear। बट इक्वली इम्पॉर्टेंट इज द फैक्ट कि आज कितने भी ज़ारा आ जाए, कितने भी H&M आ जाए, कितने भी यूनिक्लो आ जाए, कितने भी मीटिंग नरेंद्र मोदी साहब करें मिस्टर होंग चाओ टोंग से, लेकिन वो कोई भी सलवार कमीज नहीं बनाने वाले हैं, साड़ीज नहीं बनाने वाले हैं, कुर्ती चूड़ीदार कुर्ती नहीं बनाने वाले। वो हमारे इंडियंस के हाथ में ही रहेगा। So it is better to focus on that rather than try and beat the international players in their areas of strength. So that is the first question. Second, with what size of the factory you should start with.
देखिए, नॉर्मली अगर ये बॉम्बे का कोई मुझे पूछता था तो मैं कहता था कि भाई 50 से 100 मशीन तक की फैक्ट्री से आप शुरू करो। वाई? नंबर 1, कॉस्ट ऑफ लैंड इज वेरी वेरी एक्सपेंसिव, कॉस्ट ऑफ मेकिंग अ मिस्टेक इज वेरी वेरी एक्सपेंसिव, एंड देयरफॉर आई वुड से स्टार्ट स्मॉल। इन केस ऑफ सूरत, मैं उसमें से थोड़ा सा ट्विस्ट करूंगा, कहानी में ट्विस्ट। आज अगर 50 मशीन की फैक्ट्री से मुझे सोर्स करना है तो रिलायंस वाला, फ्यूचर ग्रुप वाला, शॉपर स्टॉप वाला, पैंटलून वाला सूरत तक क्यों आए? दे आर गेटिंग 50 मशीन फैक्ट्रीज इन बॉम्बे, दे आर गेटिंग 50 मशीन, 100 मशीन फैक्ट्रीज इन बैंगलोर, इन इंदौर, तो व्हाई वुड दे कम टू सूरत? सूरत आने का एक बड़ा फायदा उनको दिख सकेगा कि भाई यहाँ तो यहाँ 200 मशीन, 500 मशीन की फैक्ट्रीज हैं, तो यहाँ चले के अपने पास थोड़ा सा, भले थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा खर्चा होगा, लेकिन स्कोप टू बिल्ड इज इन सूरत। बिकॉज बॉम्बे देर इज नो स्कोप टू बिल्ड लार्जर फैक्ट्रीज। जैसे संतोष भाई ने बताया, उनकी ऑफिस पूना में है, उनका पूरा करियर पूना से हुआ है, उनकी इनिशियल फैक्ट्रीज पूना में थी, लेकिन अभी गए 100 किलोमीटर दूर बारामती में। क्यों बारामती में गए? 2 वजह है। जो एक वजह जो शायद वो उनको अच्छा नहीं लगेगा कि मैं बता रहा हूँ, अजीत पवार दादा की वाइफ से उनका बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, तो इसलिए वो बारामती ज़्यादा जाते हैं। बट द मोर इम्पॉर्टेंट एंड ऑन अ सीरियस नोट, आई थिंक वी ऑल रियलाइज कि जो मेट्रो सिटीज़ में अभी स्कोप फॉर एक्सपेंशन इज़ वर्चुअली निल, और सूरत एक ऐसी जगह है, एक ऐसा शहर है जो मेट्रो सिटी के सारे एडवांटेजेस, सारे फैसिलिटीज़ यहाँ पे है, एंड एट द सेम टाइम द कॉस्ट इज़ नॉट एज मच एज ए मेट्रो सिटी. The limitations of a metro city is not there, and therefore what I would say, and the other point I made कि cost of mistake. आज अगर बॉम्बे वाला जो सिर्फ गारमेंट की फैक्ट्री बना रहा है, अगर वो कहीं गलत हो गया, उसका प्रोजेक्ट फेल हो गया, तो उसके लिए बहुत भारी बढ़ जाएगा। लेकिन जो सूरत में जो गारमेंट फैक्ट्री डालेगा, मैं एक एजम्पशन कर रहा हूँ कि 90% of those people who are setting up a garment factory in Surat will be those who already have their fabric manufacturing companies. तो उनके लिए this is just a mere expansion. तो उनके लिए अगर कुछ गलत भी हुआ, the cost of failure project will not be very high. और मैंने आपको बताया कि अग्रवाल मेरा पार्टनर है 40 साल से। मुझे अभी भी याद है, मेरे ख्याल से मेरे पार्टनरशिप के 15 या 25 दिन में मैं मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा था, 10 साल सर्विस किया था, ऑल इंडिया सेल्स मैनेजर, ये वो बड़ा बड़ा डेजिग्नेशन। तो उसने 2 लेसन मुझे दी जो आज तक 40 साल के बाद मुझे अभी भी याद है और कभी मैं नहीं भूलूंगा। उन दिनों में आई डोंट नो, बहुत कम लोग 1982 में बिजनेस करते होंगे ये ऑडियंस में, लेकिन मैं तो मल्टीनेशनल फर्म से आया था, तो कुछ बात हुई और मुझे हैदराबाद फ़ोन करना था। तो उन दिनों में 180 ट्रंक कॉल बुक करने का था नंबर, और 151 डिमांड कॉल करने का था। तो 151 डिमांड कॉल का मतलब करीबन 5 टाइम्स द कॉस्ट। तो मैंने 2-3 बार 180 ट्राई किया, डायल किया, नहीं लगा, मैंने 151 डायल किया, बात हो गई। जैसे मैंने फ़ोन रखा, विजय अग्रवाल जो मेरा पार्टनर का नाम है, उसने बोला राहुल, वो मुझे परमात्मा बोलता था, परमात्मा आपने कौन सा नंबर डायल किया? मैं बोला 151। उसका कॉस्ट क्या है? मुझे नहीं मालूम। 180 से 5 गुना है, आपको मालूम है? मैं बोला नहीं मालूम।
आई सेड यार नेरोलैक में तो मैंने सेक्रेटरी को बुला के उसको बोलना था कि मार्गरेट प्लीज डायल हैदराबाद, और उसको मालूम है कि अगर 5 मिनट में डायल करके साहब को नहीं दूंगा तो मुझे डांट पड़ेगी, तो शी वुड डायल 181। तो ऐसे मैंने 151 डायल कर दिया। इसे याद रखना, वो नेरोलैक पेंट में जो तू खर्चा करता था वो किसी और का खर्चा था, ये तुम्हारा खर्चा है। वो आज भी मुझे याद है। और जो दूसरा लेसन जो हम जो बात करते हैं उससे मोर रेलेवेंट इज राहुल, सब लोग नए प्रोजेक्ट डालते हैं तो ये कैलकुलेट करते हैं कि हम लोग कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं। सिंह कभी नहीं भूल करना, ये तुम ये सोचना और ये कैलकुलेट करना कि तुम कितना पैसा गंवा सकते हो, और वो एक लिमिट जो है उसको क्रॉस नहीं करना है। तो क्यों मैंने ये एक थोड़ा सा राउंड अबाउट जाके मैंने ये कहा कि जो फैब्रिक की फैक्ट्री ऑलरेडी जिसके पास है वो अगर 5% उसका इन्वेस्टमेंट एक गारमेंट फैक्ट्री में करता है, अगर वो फ्लॉप भी जाता है तो आपको उतना नुकसान नहीं होगा, आप सह सकोगे। विच इज़ वाई आई एम सेइंग कि पुट अप लार्ज फैक्ट्रीज, एटलीस्ट 250 machines if not more for you to start. I think these are my views, but Santosh, maybe you can. Compliance, देखिए अगेन आज के दिन इंडियन रिटेलर्स, बहुत कम रिटेलर्स हैं जो कंप्लायंस को इंसिस्ट करते हैं, बहुत कम है। धीरे 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 शुरुआत हुई है। अगर आपको रिलायंस को सप्लाई करना है तो कंप्लायंस की ज़रूरत है, अगर आपको वेस्ट साइड को सप्लाई करना है तो कंप्लायंस की ज़रूरत है। धीरे धीरे ये जो बड़े कॉरपोरेट बायर्स जो है वो कंप्लायंस के पीछे अभी पूछना शुरू कर दिया है। अगर आप एमबीओ की बात करो, जो नॉर्मल जो हम लोग एमबीओ रिटेल आउटलेट्स जैसे सूरत में G3 हुआ, अब अगर आप G3 को आप पूछोगे कि भाई मेरी फैक्ट्री कंप्लायंस है, तो भैया तेरी कंप्लायंस है तो तू घर पे रख, मुझे तो 100 रुपया कम करके दे। तो दे आर नॉट सो वरीड अबाउट कंप्लायंस। बट अगर आपको कॉरपोरेट बायर्स के पीछे जाना है, अगर आपको एक्सपोर्ट करना है, मैं ये समझता हूँ कि कंप्लायंस आपको करना ही चाहिए, और कम से कम द बेसिक नेसेसिटीज। देखिए कंप्लायंस एक बहुत बड़ा, जैसे कि आई नो अजय भट्टाचार्य जी को एक कंप्लायंस का कोर्स शुरू करना है, इसलिए वो बहुत कहेंगे कि कंप्लायंस करना चाहिए, कंप्लायंस करना चाहिए। एक्चुअली बहुत सीधी सिंपल चीज़ है। क्या चीज़ है? आपको 18 साल के नीचे का किसी बच्चे को आपको रखना नहीं है तो ठीक है। अभी वैसे भी आप आज हम लोग कौन ऐसे, ठीक है एम्ब्रॉयडरी और ये वो कुछ है ऐसे सेक्टर्स जहाँ बच्चे लोग काम करते हैं, बाकी नॉर्मल फैक्ट्रीज में कहाँ हम लोग रखते हैं। तो वो एक कंप्लायंस हो गया कि भाई हर फैक्ट्री में हर एक फ्लोर में बाथरूम होना चाहिए, रखते ही हैं। अब फर्क क्या है हमारे हिसाब से, हम सॉरी मैं इस माहौल में बोल रहा हूँ, अपनी मारवाड़ी बुद्धि क्या है, अरे यार सारे लोग थोड़ी एक साथ में बाथरूम जाएंगे, हम लोग 2 बाथरूम रख लेंगे, 4 बाथरूम रख लेंगे, राइट। जबकि कंप्लायंस के बेसिस पे वो कैलकुलेशन रहता है, ये फॉर्मूला रहता है कि हर एक 100 आदमियों के पीछे आपको 5 बाथरूम होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। हाँ थोड़े बहुत जो, जैसे कि आज भी अगर हमारे पास महिलाएं काम करती हैं तो उनके लिए सुविधा तो करते ही हैं। हम उस देश के वासी तो नहीं है कि जहाँ कोई परवाह नहीं करता है कि लेडीज़ को क्या सुविधा मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए, सिक्योरिटी उनकी। बट इसको थोड़ा सा फॉर्मलाइज करके अगर हम लोग करें तो फैक्ट्री कंप्लायंट हो जाती है। तो इट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट थिंग, इट्स नॉट अ वेरी एक्सपेंसिव थिंग। और सबसे बड़ी जो मिथ है, सबसे बड़ी जो मिसअंडरस्टैंडिंग है कि कंप्लायंट फैक्ट्री का खर्चा बहुत बढ़ जाता है। मेरे हिसाब से शायद 5-1 रुपया पर पीस, 10 रुपया पर पीस बढ़ सकता था, बट द बायर विल बी मोर देन हैप्पी टू गिव यू। सो दीज आर माई व्यूज।
संतोष जी, can you put some, can you highlight regarding the marketing part? कि सोर्स कैसे करें, मार्केट सोर्स कैसे करें? एक मैं इसके ऊपर हाईलाइट करना चाहूँगा जो अभी राहुल जी ने बताया कि क्या हमने अपना ब्रांड बनाना चाहिए या क्या करना चाहिए, उसमें थोड़ा सा जो एक हिच है जो मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही जैसा राहुल जी ने बताया कि ये मेरा खुद का ओपिनियन है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ों के ऊपर में डिपेंड करता है। मतलब अगर आपको ठोकर खा के उसको पेलने की ताकत है और उसके बाद में जाके आप करना चाहते हो, या आपकी कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि जैसा अगर मैं बोलूँगा कि 200 मशीन की फैक्ट्री लगाई तो फैक्ट्री लगाने के और खुद का ब्रांड बना के इमीडिएटली मार्केटिंग उतना सेट है नहीं है। पर सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मुझे लगती है वो ऐसा है कि अगर कोई नया बंदा फैक्ट्री लगा रहा है और जो चीज़ में वो लगा रहा है, सपोज किड्स वेयर में लगा रहा है, वुमेन्स वेयर में लगा रहा है, तो बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है। आपका फैब्रिक आपने बना लिया, फैब्रिक में कुछ खराबी आ गई, आपने लॉट में बेच दिया, बट अगर कोई गारमेंट बिगड़ गया, मेरा नेक लाइन छोटा हो गया, तो उसका कुछ बिकने वाला नहीं है लॉट में भी। तो अगर हमको उन चीज़ों की आइडिया नहीं है, हमारे पास में वो साधन नहीं है, तो मैं ये चाहूँगा, मेरा सजेशन ये रहेगा कि अगर हम इतनी बड़ी रिस्क लेके चल रहे हैं तो हम ये सोच सकते हैं कि 1 साल का टाइम देते, 1 साल या 1.5 साल के बाद में अपना ब्रांड लॉन्च करेंगे। पर उसके पहले अगर कोई ब्रांड का हम काम करते हैं तो बहुत सारा चीज़ है ना आपके पास में रेडीमेड चल के आ जाता है, मेजरमेंट चल के आ जाता है, कोई पैटर्न किस तरीके से स्टिच करने का वो समझ में आ जाता है, क्वालिटी पैरामीटर्स काफ़ी सारे फिक्स हो जाते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो हमको बैठे बैठे है ना कहीं से जो जिनका हम काम कर रहे हैं उससे हमको मिल जाता है, तो हमारा लाइब्रेरी बहुत ही स्ट्रांग हो जाता है। और जब हम अपना ब्रांड लॉन्च करेंगे वो टाइम के ऊपर में हमारी मिस्टेक्स होने के चांसेस है ना बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो अगर कोई भी इसको अगर किसी के पास में एक्सपीरियंस है और खुद की ताकत है, कैपेसिटी है, तो वो कर सकता है डेफिनेटली। बट अगर, क्योंकि बहुत सालों पहले की बात है, जहाँ तक मैंने सुना हुआ है कि एक फैक्ट्री थी जिन्होंने गैप का शर्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग बहुत सालों तक किया, और उसके बाद में जो एक फाइनेस्ट तरीके से शर्ट कैसे बनाने का समझ में आ गया, उसके बाद में ना उन्होंने अपना ब्रांड लॉन्च किया जिसका नाम था कलर प्लस, आई थिंक। तो ये एक बेनिफिट हो जाता है कि अगर कोई अच्छी कंपनी का जॉब वर्किंग करते हैं तो बहुत सारे हमारे क्वालिटी पैरामीटर्स है, मेजरमेंट है, बहुत सारी चीज़ें है ना सही तरीके से समझ में आ जाती है। जी बेसिकली जो संतोष जो आपको बता रहा है कि संतोष जी के ब्रांड के लिए आप पहले जॉब वर्क करो, जो भी गलतियां करो वो संतोष के खर्चे पे करो, और उसके बाद आप अपना प्रॉफिट कमाओ। मेरा सवाल दोनों के लिए है सर। हमारे यहाँ 2 बड़ी इंडस्ट्री है, डायमंड और टेक्सटाइल। डायमंड में भी हमारे जितने भी डायमंड के जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट है वो 25,000 करोड़ तक का टर्नओवर करते हैं, लेकिन क्या रफ डायमंड लेके उसको पॉलिश डायमंड में कन्वर्ट करते हैं, तो इट इज़ अ जॉब वर्क। वैसे ही फैब्रिक में भी यही हो रहा है, या तो हमने यार्न लिया उसको फैब्रिक में कन्वर्ट किया, या ट्रेडर्स ने ग्रे फैब्रिक लेके उसको फिनिश में कन्वर्ट किया। तो एक तो ये हमारा जो प्रोसेस है वो जॉब वर्क का है, लेकिन वापस वहीं उस पर आता हूँ कि ब्रांड बिल्डिंग का इंपॉर्टेंस क्या है, मतलब डिटेल में बताइए ब्रांड बिल्डिंग का इंपॉर्टेंस क्या है। क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे सप्लायर यहाँ भी बैठे होंगे जो H&M ज़ारा को भी फैब्रिक सप्लाई करते हैं, लेकिन कहीं पता नहीं है कि भाई जैसे इन्होंने H&M को दिया या ज़ारा को दिया, उनका नाम कहीं नहीं आता है। तो हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ फॉर द ब्रांड बिल्डिंग। और दूसरा, अगर हम आपने जैसे बताया कि जॉब वर्क में भी इमेज बिल्डिंग का कितना इंपॉर्टेंस है जॉब वर्क करने में भी। ब्रांड बिल्डिंग का इम्पोर्टेंस अगर मैं बताऊं तो कई सालों पहले जब हमारा ब्रांड का पहला नाम क्रिस्टल था, वो टाइम के ऊपर में जब ये नया मॉडर्न रिटेल आ गया तभी शॉपर स्टॉप आ गया था।
तो शॉपर स्टॉप के अंदर में भी ये हो गया कि कुछ सालों के बाद में उन्होंने ये स्टार्ट कर दिया कि हमको हमारे नाम से बना के चाहिए। बट वो टाइम से हमारा ये था कि हम हमारा ब्रांड छोड़ के काम नहीं करेंगे, तो शॉपर स्टॉप के साथ में हमने बिजनेस बंद कर दिया। 3 साल 4 साल शायद हमने बंद कर दिया, और उसके बाद में वापस 2007 के अंदर में हमने हमारे ब्रांड से उनके साथ में काम चालू किया। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अगर मैं इसको ऐसा बोलूँगा कि अगर हम जॉब वर्किंग कर रहे हैं या हम बेच रहे हैं, हमारा ब्रांड नहीं है, कुछ है, तो उसको हम B2B बिजनेस बोलते हैं। और जब हम ब्रांड की बात करते हैं तो बिजनेस जो आता है वो B2C का आता है। एक बार आपने C के साथ में पैर जमा लिया तो आपको कोई भी इंडस्ट्री हिला नहीं सकती है। दैट इज सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आप कोई भी टैक्सी का होलसेल का या वो जो पैसेंजर कार चलती है, ओके, तो उनमें कोई चलेगा, कोई एसोसिएशन आएगी जाएगी, बट अगर अभी सी तक उबर पहुंच गया, ओला पहुंच गया, तो इनको हटाना मुश्किल है। अगर कोई ब्रांड का अगर कोई गारमेंट किसी को पहनने का आदत लग गया, अगर मैं यूएस पोलो पहन रहा हूँ, मैं लिवाइस का पैंट पहन रहा हूँ, उसके बाद में कोई भी बंदा आएगा तो उनको हटा नहीं सकता है। ये एक ब्रांड के अंदर में ताकत होती है। तो ब्रांड अगर आपने बना लिया तो आपका सस्टेनेबिलिटी बहुत लंबे टाइम तक चल जाता है, नंबर 1। और दूसरा है कि आप प्राइस थोड़ा प्रीमियम ले सकते हैं, प्रीमियम चार्ज कर सकते हैं, आपको कोई रोक नहीं सकता है। तो ये 2 चीजें हैं जो बहुत बड़े मायने में काम करता है। बट उसके लिए डेफिनेटली ब्रांड बनाने का मतलब ये है कि क्योंकि 2 चीज का डिफरेंस समझ में आना चाहिए, एक है लेबल और एक है ब्रांड। जो लेबल है वो भी इट्स लाइक अ जॉब वर्किंग ओनली, क्योंकि वो तो ठीक है, वो तो आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये प्रोडक्ट मेरे नाम से, मतलब पहचानने के लिए, क्योंकि ब्रांड का इंपॉर्टेंस बहुत बड़ा है। आज के तारीख में लेबल लगाने से और पोस्टर बनाने से कोई ब्रांड नहीं बनता है। बहुत सारे पैरामीटर्स है ब्रांड के लिए। ब्रांड तब होता है कि भाई किसी ने पूछ लिया तो भाई तुम ये कौन से ब्रांड का पहनते हो, अगर वो कोई बोलता है तो ब्रांड बनता है। तो ब्रांड बनाने के लिए प्रोडक्ट है, डिजाइनिंग है, क्वालिटी पैरामीटर्स है, उसके बाद में आपका कंटिन्यूटी है मार्केट के अंदर में, हर जगह के ऊपर में अवेलेबिलिटी है, पूरे नेशनल लेवल के ऊपर में आपका काम है, आपका चैनल है, आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है अगर MBO में तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि 4 चीज़ें मार्केट, मतलब 4 जगह के ऊपर में हमारा गारमेंट बिकता है। एक है MBO, जैसा राहुल भाई ने बताया, MBO मतलब हाई स्ट्रीट मार्केट है, जिसको हम MBO बोलते हैं। LFS है मतलब लार्ज फॉर्मेट स्टोर है, जो लाइफस्टाइल है, शॉपर स्टॉप है, सेंट्रल है, वेस्ट साइट है। 3rd है ई-कॉमर्स, ऑनलाइन है। और 4th है EBOs, जो एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट है। अगर आपका ब्रांड है तो डेफिनेटली आपके खुद के आउटलेट के अंदर में से आप माल बेच सकते हो। तो अगर एक बार ब्रांड आपका बन गया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो डेफिनेटली ब्रांड, बट ब्रांड पहले दिन से नहीं बनता है, उसके लिए बहुत टाइम लगता है। और वो ब्रांड के अंदर में बहुत सारी चीज़ें जो आपका एक तरीके से बहुत सारा चीज़ों का इन्वेस्टमेंट है, वो इन्वेस्टमेंट करने के बाद में आपका ब्रांड बन सकता है। मैं एक प्रश्न दोनों से करना चाहता हूं, क्योंकि जो अगर हम सूरत का मार्केट देखें, सूरत की इंडस्ट्री देखें और सूरत का फ्यूचर देखें, जैसा राहुल जी और संतोष जी ने कहा कि आप 200-250 मशीन से शुरू करें आप, वो आपके लिए एक अच्छा साइज़ होगा। मेरा प्रश्न ये है राहुल जी कि मैं शुरू कर रहा हूँ गारमेंट इंडस्ट्री, मुझसे कहा जाता है कि आपको डिज़ाइनर रखना चाहिए, वो डिज़ाइन बनाएगा। मुझसे कहा जाता है कि आपको फोरकास्टिंग हो, चाहे वो कलर की फोरकास्टिंग हो, डिज़ाइन की फोरकास्टिंग हो, फैब्रिक की फोरकास्टिंग हो, उसको आपको यूज़ करना चाहिए। ये सारा कॉस्ट भी ऐड करता है किसी भी नई यूनिट के ऊपर। तो किस स्टेज पर कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट जो अपनी गारमेंट की यूनिट लगाने जा रहा है, उसको डिज़ाइनिंग, उसके लिए पूरा स्टूडियो और फोरकास्टिंग पर सपोर्ट लेकर काम करना चाहिए, ये जानना चाहता हूँ। मेरी राय ये है कि शुरुआत में आपको फोकस करना चाहिए हाउ टू इम्प्रूव योर फैक्ट्री। फैक्ट्री को आपके जो प्रोडक्टिविटी है आपके फैक्ट्री में, वो कैसे बढ़ाना,
आपकी फैक्ट्री कैसे ज़्यादा अच्छी करना, उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। बिकॉज आपके जो बायर्स जो आपके पास आएंगे वो आपका डिज़ाइन स्टूडियो देखने के लिए नहीं आएंगे। अगर आप गारमेंट का नया जॉब वर्किंग यूनिट कर रहे हो तो राइट तो मेरे हिसाब से आपको आपका जो लेआउट का जो एक्सपर्टीज लेनी चाहिए, अपने लाइन सिस्टम की ट्रेनिंग लेनी चाहिए, विच इज़ द बेस्ट सिस्टम्स टू इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी, उसके ऊपर खर्चा करना चाहिए। उसके बाद सब खर्चे आप करो। जब भी व्हेन यू आर सेलिंग एट योर ओन लेबल, then of course you need your own design studio or setup, you need your research, you need your forecasting, बाकी सारी जो चीज़ है it will help, but success और failure का difference नहीं आएगा। that will only happen how much you improve your factory productivity। मैं एक सवाल और पूछूंगा राहुल जी से स्पेसिफिकली, उसके पहले आप लोगों के पास कोई सवाल हो तो आप तैयार रखिएगा, मैं माइक आपके पास भेजूंगा और आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। राहुल जी, आप CMI के चीफ मेंटर हैं और CMI का ब्रांच आपने सूरत में खोला है, आपने मुझे जवाबदारी दी है, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसको निभाने की। CMI SGCCI के साथ मिलकर के इस इंडस्ट्री को आने वाले 3, 5, 10 साल तक किस किस लेवल पे हेल्प कर सकता है, किस किस जगह पे हैंड होल्डिंग कर सकता है, हमको हेल्प कर सकता है? मैं CMI के रोल के बारे में सूरत में आपसे जानना चाहता हूँ। देखिए, जहाँ तक आपने SGCCI और CMI की जो बात की, मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहूँगा और मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होगी ये कहने के लिए कि SGCCI हमारे बड़े भाई साहब हैं, और उसमें भी जो आशीष भाई और हिमांशु भाई ने जो हमें जो हेल्प की है और हम आगे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आई थिंक इट्स अ पार्टनरशिप बिटवीन इक्वल्स, yes, but with an elder brother and a younger brother, because we are still just coming up. Of course, मैं सूरत में आशीष भाई से ज़्यादा साल रहा हूँ, but फिर भी I think SGCCI has done a tremendous job, and I really would like to publicly acknowledge my thanks to Ashish bhai, Himanshu bhai, and all the other distinguished past presidents of SGCCI. Role of CMI, देखिए, अगर मेरी पर्सनल अगर आप बात पूछे तो आई एम वेरी एक्साइटेड विद द पॉसिबिलिटीज एंड द पोटेंशियल कि CMI सूरत में क्या क्या चीज़ कर सकती है। देखिए, एक अगर डोमेस्टिक इंडस्ट्री से आप ताल्लुकात रखते हो तो, हालांकि मैं खुद ये बोल रहा हूँ, मैं फिर भी बोलूँगा कि यू कैन नॉट डू विदाउट CMI। यू हैव टू टेक दी हैंड एंड सपोर्ट ऑफ CMI, क्योंकि जो CMI जो सर्विस देती है डोमेस्टिक इंडस्ट्री के सेक्टर में, आई डोंट थिंक एनी अदर एसोसिएशन हैज़ डन दिस, एनी व्हेन आई से स्पेसिफिक फॉर द डोमेस्टिक गारमेंट इंडस्ट्री। APC does it for exports, SGCCI does it for many other industries, textiles particularly, but for garment industry in the domestic market, I think CMI is very, very good. क्या क्या services हम लोग देते हैं? The most popular and famous one is National Garment Fair. नेशनल गारमेंट फेयर में जो जुलाई के फेयर होते हैं, एनीवेयर बिटवीन 800 to 1100 मैन्युफैक्चरर्स एग्जिबिट देयर प्रोडक्ट्स over 4 days, and 35 to 40,000 retailers visit the fair, not consumers, retailers. This is the kind of business that is conducted and the popularity of the fair. So we provide a platform for a meeting of the manufacturers and the retailers. So that is one part which in a smaller version, Ajoy ji, we can do it in Surat. So we can have buyer-seller meets to introduce the Surat manufacturers to the all India retailers, etc.
So that is one part of it. The second service that we provided, जैसे संतोष जी ने आपको बताया कि we are starting with 2 other formats of fairs. हमने अभी बहुत successfully fair किया जहाँ SGCCI का भी बहुत ही support था, which is the Fab show. Fab in the sense fabric, accessories and beyond. तो ऑल्दो इट वाज आवर फर्स्ट शो, हम लोगों ने करीबन 1 लाख स्क्वायर फीट का जगह बुक किया था एंड वी वर कम्प्लीटली सोल्ड आउट. एंड आई एम टोल्ड, जो भी हमने सर्वे की, देर वर 12,000 विजिटर्स ओवर द 4 days and business of 2,500 crores was conducted in those 4 days. So तो 2,500 करोड़ का बिजनेस ये 4 दिन में और 12,000 विजिटर्स ये 4 दिन में आए थे. ये दिस वाज आवर फर्स्ट शो. और अभी उसका सेकंड शो हम लोग करने वाले हैं सितंबर में, 19th to 21st सितंबर ये सेकंड शो है, जहां हमने 50% एडिशनल स्पेस लिया है ताकि कम से कम 50% एडिशनल नए पार्टिसिपेंट्स आ सकें. हम लोग जो जैसे संतोष ने बताया VSF वेंडर सोर्सिंग फेयर, अगेन अगर आप लोगों को पार्टिसिपेट करना है, आप लोग की इच्छा है कि कॉरपोरेट बायर से आप डील करें, गारमेंट फैक्ट्रीज, तो इट्स अ वेरी गुड फेयर, क्योंकि इट इज़ फॉर दोज एग्जिबिटर्स के जिसको अपना ब्रांड नहीं बेचना है, अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बेचनी है. और उस फेयर में पार्टिसिपेट करके आपको हमारा जो नवंबर महीने में फर्स्ट शो हुआ था, कम से कम 850 या 900 कॉरपोरेट बायर्स आए थे ऑर्डर्स प्लेस करने के लिए और नए वेंडर्स सोर्स करने के लिए. तो दीज काइंड ऑफ ट्रेड शोज आर वन एक्टिविटी. द अदर एक्टिविटी इज what we call the conciliation and arbitration, के जहाँ कोई रिटेलर्स के साथ हमारे मैन्युफैक्चरर्स के जो डिस्प्यूट है उनको हम साथ में बैठ के रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं. और जैसे मैंने आपको बताया कि अभी फ़िलहाल आजकल जो बड़े महारथियों के झगड़े में काफ़ी लोगों के पैसे फंसे हुए थे, जो हम लोगों ने कोशिश की है और 99% बहुत ही बढ़िया रिजल्ट उसका आएगा. तो ये एक रिकवरी फॉर आवर मैन्युफैक्चरर मेंबर्स, हम लोग ये हमारी सर्विसेज रहती हैं, कोशिश रहती है. हम लोग इंटरनेशनली भी अभी CMAI का नाम बहुत वेल नोन हो चुका है. मैं परसों ही दुबई से वापस आया, तो दुबई में वो लोग एक बड़ा सेंटर खोल रहे हैं. इट्स जैसे एक मेरे ख्याल से 14 किलोमीटर वाइड एंड 10 किलोमीटर्स डेप्थ, आई थिंक दे आर कमिंग अप. तो वहाँ पे दुबई वालों की इच्छा है कि CMAI के साथ टाई अप करके वहाँ जो फैब्रिक मैन्युफैक्चरर्स हैं, गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनके शोरूम्स पुटअप कर सकते हैं, उनके वहाँ अपना वेयर हाउसेज पुटअप कर सकते हैं और फैक्ट्रीज पुटअप कर सकते हैं. जो भी आपको जो चाहिए वो हम लोग CMAI थ्रू वो कर सकते हैं. तो वो एक एडिशनल सर्विस हम लोग देते हैं. हम लोग मेंबर्स हैं इंटरनेशनल अपैरल फेडरेशन के, जो हर साल एक कन्वेंशन करता है. शायद अगले साल इंडिया में होगा, जहां 45 कंट्रीज़ के नेशनल एसोसिएशंस मेंबर्स हैं. CMAI भी है, मैं 2 साल उसका प्रेसिडेंट भी रह चुका हूँ. तो वो भी एक ओपनिंग आपको मिलती है. देखिए, CMAI आपको धंधा नहीं दे सकती है, वो हमारा काम नहीं है, वो काम आपका है. हम प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड कर सकते हैं कि भाई ये सुविधा है आपको, आप आइए, आप फ़ायदा उठाइए. आप ये गारमेंट फेयर्स के कई लोग ऐसे हैं कि यार क्या फ़ायदा राहुल भाई वहाँ पार्टिसिपेट करने में, लेकिन आज बड़े से बड़े ब्रांड्स, आप सरप्राइज होंगे, लीवाइस जीन्स, पेपे जीन्स, अनीता डोंगरे, पेपरमिंट,
अपना बीबा, डब्ल्यू, ये सारे लोगों ने गारमेंट फेयर में पार्ट लेके अपनी कंपनीज को आगे लाए हैं और बढ़ाए हैं. तो दीज आर ऑल दी सर्विसेज दैट वी कैन प्रोवाइड फॉर यू, एंड इन अ माइनर फॉर्म वी कैन डू दैट सेम इन सूरत. और सूरत की जो रिक्वायरमेंट है, हम लोग ने ट्रेनिंग, ऑपरेटर्स ट्रेनिंग की है. 45,000 वर्कर्स वर ट्रेन्ड बाय अस इन 2 years. 45,000 वर्कर्स को नहीं ऑल ओवर इंडिया. तो वो हम सूरत में कर सकते हैं. यहाँ ट्रेनिंग सेंटर्स खोल सकते हैं. जो कंप्लायंस के जो है फैक्ट्री के लेआउट के हैं, उसमें हम गाइड कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं. तो मतलब जो आपको जो चाहिए वो फैसिलिटीज़ हम देने के लिए तैयार है. कोई मतलब नहीं है हम लोग बॉम्बे में क्या करते हैं, बैंगलोर में क्या करते हैं. सूरत को क्या चाहिए वो हम देने के लिए तैयार है. थैंक यू. एक सेकंड सर, एक सेकंड. नहीं, खाली राहुल जी, आपके परमिशन से आपने जो वेंडर सोर्सिंग फेयर की बात की वो मैं थोड़ा मित्रों आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि मैं उस एग्जीबिशन में गया था. 80 पार्टिसिपेंट्स थे उसमें से 4 सूरत के थे. नंद किशोर जी थे उसमें से, जो हमारे CMI के मेंबर भी हैं. तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा नंद किशोर जी आप यहाँ पे आए हो, क्या फ़ायदा मिला आपको? तो उन्होंने कहा अजय जी ऐसा है, मेरे पास 200 मशीनें थी. मैं यहाँ पे आकर के जब मैंने बताया कि मैं 200 मशीन के अंदर, उन्होंने गारमेंट्स लगा के रखे थे, जो वो अपनी फैक्ट्री बनाते थे वो गारमेंट्स लगा के रखे थे, और अपने मशीन जो चल रही हैं फैक्ट्री का उन्होंने एक वीडियो लगा के रखा था. मुझसे कहा कि अजय जी मुझे ऑलरेडी आने वाले 5 महीने के ऑर्डर्स मिल चुके हैं फ्रॉम लीडिंग पीपल. आप अगर फैक्ट्री लगा रहे हैं 200-250 मशीन की, मैं मित्रों आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूं क्योंकि मैं भी आप में से ही एक हूं और मैं जानता हूं कि हमको दर्द कहां होता है. आज मैं 200-250 मशीन की फैक्ट्री लगाता हूं, 400 मशीन की फैक्ट्री लगाता हूं, उसका 50% जो मैं जॉब वर्क यहाँ पे मुझे मिल रहा है मैं उसको करता हूँ. 50% अगर मैं जाकर के वहाँ पे पार्टिसिपेट करता हूँ वेंडर सोर्सिंग फेयर में, और जाकर के अच्छा वहाँ उन्होंने मुझे ये भी बताया कि अजय जी यहाँ जितने विजिटर आए हैं एक भी फालतू आदमी यहाँ पे नहीं आया. हर आदमी काम का आदमी, उसने आकर के बिजनेस की बात की, धंधे की बात की, उसने ऑर्डर्स दिए. उसने मुझसे ये भी पूछा कि मैं आपको 2 सैंपल भेज रहा हूँ, आप उसके मुझे प्राइसेस निकाल करके दीजिए, मैं उसको बनाना चाहता हूँ. तो ये फ़ायदा वेंडर सोर्सिंग फेयर का है जो राहुल जी बता रहे हैं. और आप में से जो भी लोग फैक्ट्री लगाने की सोच रहे हैं, वेंडर सोर्सिंग फेयर को जरूर पार्टिसिपेट करिएगा. ये मेरा आप लोगों को एक सजेशन है. आप कुछ पूछना चाहते हैं? जी जी जी. राहुल मेहता साहब, आपसे प्रश्न है. जैसा भी आपने बताया कि भाई एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करना चाहिए, अपने प्रोडक्ट को वहाँ पर वो अपन ने कर भी लिया है. मैं गारमेंट की बात कर रहा हूँ. मान लीजिए नए हम लोग गारमेंट शुरू कर रहे हैं और हमको फर्स्ट टाइम में रिस्पांस नहीं मिला, तो क्या आपकी CMI जो मेंबर्स हैं CMI के, मैं भी मेंबर्स हो जाऊँ पहले, और फिर आपको जो CMI मेंबर्स जो मैन्युफैक्चरर्स हैं गारमेंट के, वो हमको हेल्प कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑफिस बैरियर्स? चूँकि ये प्रश्न इसलिए कर रहा हूँ कि कुछ वर्ष पूर्व इस टाइप का अनाउंसमेंट आपकी तरफ से किया गया था. बोलना नहीं चाहिए, मगर चूँकि अब समय बहुत आगे बढ़ गया है, एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है, ये वो समय फेयर का इतना नहीं था. तो तो ताकि हम अपनी ब्रांड इमेज बनाने के लिए हम सीख सकें, हम मान लीजिए जॉब वर्क बना के उनको देंगे तो क्या प्रॉब्लम्स आ रही है वो हमको बताएंगे, वो हम सीखने का प्रयास करेंगे. उतना अधिक एग्जीबिशन में नए कमर्स को उतना शायद रिस्पांस ना मिले ऐसा है. तो वहाँ तक हम अपनी ब्रांड इमेज बना सकें, उतने कैपेबल बन सकें, उसके लिए पहले यदि हम B2B यदि हम आपके जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको आप बोल सकें नहीं भाई ये ठीक है, कंडीशन आप सब बता दीजिए और ये अपने मेंबर्स हैं, इस टाइप का कुछ आप हेल्प कर सकते हैं क्या? मैं पूरा तो नहीं समझ सका आपका जो प्रश्न था, लेकिन जहाँ तक मुझे समझ में आया आप ये कहते हैं कि जो नया कोई मैन्युफैक्चरिंग गारमेंट हाँ जी देखो CMI
ये इतना सही प्लेटफॉर्म है, आपका सब चीज़ का जवाब इसी के अंदर में आएगा। 3 चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि अगर कोई भी बंदा फैक्ट्री लगा रहा है, ओके, या तो वो किसी के लिए जॉब वर्किंग करेगा या तो खुद का ब्रांड बनाएगा, 2 ही चीज़ करेगा। दोनों के लिए प्लेटफॉर्म बिल्कुल क्लीन है। अगर आपको किसी के लिए जॉब वर्किंग करने का है तो वेंडर सोर्सिंग फेयर लगता है, जिसके अंदर में आप जो बना रहे हो प्रोडक्ट लगा सकते हो और जो बायर आएगा वो ले लेगा। उसके बाद में अगर आपका ब्रांड है तो जैसा नेशनल गारमेंट फेयर है, बहुत लोगों ने शायद किया रहेगा, बट अगर आप एज अ फैब्रिक सप्लायर आए रहेंगे तो शायद वो आपको आइडिया नहीं आएगा। बट अगर गारमेंट समझ के आएंगे तो आपको पक्का समझ में आ जाएगा कि अरे यहाँ ये दिस इज द बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है। अगर मैं मेरी ब्रांड को अगर प्रेजेंट करूँगा तो इतने सारे बायर आ जाएंगे। अगर रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो शायद ही बहुत ही कुछ बड़ा प्रॉब्लम रहेगा, बहुत ही कंप्लीटली आउट ऑफ द वे रहेगा तो ही नहीं मिलेगा। अदरवाइज तो रिस्पॉन्स तो मिलना ही मिलना है, क्योंकि बहुत सारी ब्रांड यहाँ से ऊपर आई है। तीसरा एक CMI ये काम चालू है अभी, जिसको हम कैपेसिटी एक्सचेंज मतलब ये है कि जितने भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो, अगर मेरा ये प्लांट 2 महीने तक फुल है और मेरे पास में आगे तीसरे महीने के लिए मेरे पास में जगह खाली है, ओके, और ऐसे बहुत सारे बायर हैं जिनको वो टाइम के ऊपर में है ना, भाई मेरे को है ना 1 अगस्त के अंदर में एक 50,000 टी शर्ट की रिक्वायरमेंट है, तो CMI ये काम करने जा रही है कि यहाँ पर बायर तुमको ये इतने लोगों के पास में कैपेसिटी अभी खाली है, ये महीने के अंदर में ये प्रोडक्ट के लिए आप इसको पूरा कर लो, तो वो बायर लोगों को वो काम हो जाएगा, जिसके अंदर में आपका सवाल का जवाब मेरे ख्याल से मिल जाएगा। ओके, थैंक यू। मैं ये भी आपको बता दूं कि ये प्रोजेक्ट का जो आइडिया है वो संतोष जी का था। મારો પ્રશ્ન રાહુલજીને છે કે આપે મિનિમમ વાત કરી કે 50, 100 और 200 મશીન્સ, તો 200 મશીન્સ લગાવવાની આપે જે મિનિમમ વાત કરી છે, એમાં પ્રોજેક્ટ જે બનાવીએ એ પ્રોજેક્ટ કોસ્ટ અને એનો બ્રેક ઇવન પોઈન્ટ એ કેટલા મશીન પર આવે અને એનું કેપિટલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કેટલું થાય? કારણ કે બધાની ઈચ્છા એવી હોય કે ભાઈ હું 200 મશીન लगाऊं तो खरो, पर व्हाट इज़ माय कैपिटल इन्वेस्टमेंट, तो वो उसके बारे में आप जरा कुछ प्रकाश करेंगे तो बहुत मुश्किल होगा एक जनरलाइज्ड प्रोजेक्ट बनाने में। प्लांट एंड बिल्डिंग छोड़ दो, हाँ, मशीनरी, बिल्डिंग एंड लैंड अगर आप नहीं, हाँ नहीं, बट इसी अजय, अभी वो आप शर्ट बनाते हो या ट्राउज़र बनाते हो, आप उसकी आपकी प्रोडक्टिविटी कितनी होती है, ये सारे चीज़ जो है उसके ऊपर डिपेंड होता है। हाँ, अगर आप अपने खुद के जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हो तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि योर ब्रेक इवन पॉइंट एटलीस्ट ऑन पेपर शुड बी 60% ऑफ योर कैपेसिटी। आफ्टर दैट, आई मीन इफ योर प्रोडक्टिविटी इज लो तो कदाच 70% पर थाय, 80% पर थाय, तमे नुकसान पण करी शको, पण जो 60% पर होय तो मोर और लेस यू आर ऑन सेफ ग्राउंड। पण इट विल डिपेंड एंटायरली ऑन द काइंड ऑफ प्रोडक्ट, योर काइंड ऑफ एक्सपेंसेस। आज मैं बोलता हूँ, जो मारे फैक्ट्री नवी शरू करवी होय અને હું મહિનાના 5 લાખ રૂપિયાનો પ્રોડક્શન મેનેજર એમ્પ્લોય કરું, જેને શ્રીલંકાનો એક્સપિરિયન્સ છે, બિકોઝ આઈ ફીલ કે યાર મને ટોપ ક્લાસ માણસો જોઈએ, એટલે એક 5 લાખ રૂપિયાનો પ્રોડક્શન મેનેજર, 5 લાખ રૂપિયાનો પ્રોડક્શન મેનેજર ફ્લોર પર તો ચાલવાનો નથી, એટલે એને જોઈએ 3 પ્રોડક્શન સુપરવાઇઝર, એટલે એ લાખ રૂપિયાના સુપરવાઇઝર લઈ આવે, એટલે 8 લાખ રૂપિયા થયા, બરાબર છે। એટલે ખાલી મેનેજર અને સુપરવાઇઝરમાં અને 8 લાખ, અને એ એમ કે ભાઈ મને તો ચેકિંગ તો એકદમ સ્ટ્રિક્ટ જોઈએ, એટલે એ લાખ રૂપિયાનો ચેકર લઈ આવે, 2 ચેકર, એટલે 10 લાખ રૂપિયા। હવે સંતોષભાઈ આવે, સંતોષભાઈ છે મારવાડી, એ કે અરે यार राहुल पागल है क्या, इतना खर्चा क्यों करूं?
मैं तो मेरा जो मास्टर जो था पूना के फैक्ट्री में, उसको मैं मैनेजर बनाऊंगा, बराबर है। अब एनो पगार 25,000 रुपया, तो એને તો ડબલ ઇન્ક્રીમેન્ટ આપીને 50,000 રૂપિયામાં એને પ્રોડક્શન મેનેજર બનાવ્યો. એ માણસની હસ્તી જ નથી કે બીજા 20,000થી વધારેનો સુપરવાઇઝર લે. એટલે એ ટોટલ એનો ખર્ચો જે છે તે 2 લાખનો કરે છે. अभी ये कहाँ का ब्रेक इवन पॉइंट मैं आपको सजेस्ट करूँ, एक आप खर्चा करते हो 10 लाख और ये खर्चा करता है 2 लाख, तो टोटली फर्क. तो इट्स नॉट अ क्वेश्चन के यू नो, बेसिकली आप जो भी खर्चा करते हो ना, कैपिटल इन्वेस्टमेंट देखिए, एक्चुअली गारमेंट इंडस्ट्री में कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत लो है, बहुत लो है. आज मेरे ख्याल से सबसे बढ़िया से बढ़िया आप स्टिचिंग मशीन खरीदते हो, कितने में आएगा? 35,000 30 to 35,000. तो आप 200 मशीन का आप गिन लो 7 लाख रुपया, 70 lakhs of rupees. फ्रेंड्स, एक मिनट, रादर देन कितना आएगा ये भी डिपेंड करता है कि 200 मशीन है, बट आप क्या प्रोडक्ट बनाने वाले हो क्या नहीं है, उसके ऊपर में सब चीज़ डिपेंड करता है. बट सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि आज के तारीख में जैसा हमने भी फैक्ट्री लगाया जो अप्रैल पार्क के अंदर में है. अभी वो सब मिलके पूरा अप्रैल पार्क का प्रोजेक्ट था 100 करोड़ रुपए का, जिसके अंदर में लैंड आ गया, बिल्डिंग आ गया और इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया. ओके, तो उसके अंदर में तो क्या 40% तो गवर्नमेंट का सब्सिडी आ गया. बाकी और जो मशीनरी और प्लांट लगाया उसके अंदर में भी आज के तारीख में मैं तो बोलूँगा, जिसमें शायद CMI का भी आपको बहुत बड़ा हेल्प हो सकता है, कि सबसे पहला ये देख लेना चाहिए कि गवर्नमेंट की क्या क्या फैसिलिटीज़ है, कौन से चीज़ के अंदर में सब्सिडीज़ है. सेंट्रल गवर्नमेंट की सब्सिडीज़ है, स्टेट गवर्नमेंट की सब्सिडीज़ है. हमने अभी ये है ना, शायद कमलेश जी बताएंगे, हमने अभी एक कटर जो आता है ना, कटिंग मशीन, वो लगाया था. कमलेश, कितने का था और कितना सब्सिडी मिला? 1.5 करोड़ रुपए का कटर लगाया था, जो हमने फ्रांस से इंपोर्ट किया था. लेक्ट्रा कंपनी का कटर था और उसका एक स्प्रेडर भी था. स्प्रेडर का काम यह होता है ऑटोमेटिक कपड़े को ले करना, और कटर जो है वो ऑटोमेटिकली कट करके, मतलब हेल्प वहाँ से प्रोग्राम गया कैड में से, उसके बाद में हेल्पर वहाँ पर रहेगा जो खाली आपका कटिंग उठा के बाजू में करेगा. इतना स्मूथली वो काम हो जाता है. सब्सिडी कितना? सब्सिडी उसके ऊपर हम लोगों ने 80 लाख रुपया सब्सिडी मतलब हमारे को आज के तारीख में कम से कम 50%, 60% का तो है ना गवर्नमेंट के सब्सिडीज है. तो प्लांट आप सोचो, बट है ना सामने बेनिफिट इतने हैं कि आपका स्टेट गवर्नमेंट की सब्सिडीज है, सेंट्रल गवर्नमेंट की सब्सिडीज है, इंटरेस्ट की सब्सिडीज है, बहुत सारी सब्सिडीज है. तो प्लांट अगर लगाते हो तो इन चीज़ों का अगर बेनिफिट लेते हो और अच्छी फैक्ट्री लगाते हो, अपैरल पार्क के अंदर में फैक्ट्री लगाते हो जैसा GIDC के अंदर में, क्योंकि काफ़ी सारे बेनिफिट जैसा महाराष्ट्र के अंदर में MIDC में मिलता है वैसा आपके GIDC में मिलेगा. बट बहुत सारे ये बेनिफिट है, उनको अगर आप काउंट करोगे तो कॉस्ट जो है वो कैपिटल कॉस्ट विल बी वेरी वेरी निग्लिजिबल. मैं आपको एक ही एग्जाम्पल, सॉरी मैम, जस्ट वन दिस थिंग, कि ये जो गवर्नमेंट ने जो PLI स्कीम जो निकाली, उसमें सारे के सारे गारमेंट इंडस्ट्री वाले गवर्नमेंट के पास गए कि ये जो आपने 100 करोड़ का जो मिनिमम रखा है, इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल फॉर गारमेंट इंडस्ट्री. And I think we are now trying for PLI 2 for garment, जहाँ कोशिश कर रहे हैं कि 10 करोड़ की मिनिमम इन्वेस्टमेंट हो सकता है 20-25 करोड़ तक आ जाए. और आपको मैं ये भी बोल दूंगा कि ये सारे गवर्नमेंट, स्टेट, सेंट्रल सब सब्सिडी अगर मिलने के बाद फाइनल सब्सिडी आपको आशीष भाई देंगे अपैरल पार्क में. तो फ्रेंड्स, सज्जनों, जो लोग नए आए हैं और जिनको हम चैम्बर में तो डिस्कस करते ही रहते हैं, पर जो लोग यहाँ अग्रवाल में से आए हैं और जो दूसरे लोग आए हैं उनको जरा मौका दीजिए इधर राइट हैंड साइड पर. और हम बहुत ज़्यादा सवाल नहीं ले पाएंगे क्योंकि ये कार्यक्रम का पर्पस आपके अंदर गारमेंट इंडस्ट्री को
बेसिक इन्फॉर्मेशन देना है, एक भूख जगाना है, वो ये आज के कार्यक्रम ने अच्छी तरह से कर दिया है। इट इज़ लाइक एन एपेटाइजर। तो आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे विद्वान वक्ता, हमारे जो CMI के यहाँ के प्रतिनिधि हैं डॉक्टर अजय भट्टाचार्य, चैम्बर, ये सब आपको और इन्फॉर्मेशन देने के लिए अवेलेबल है। चलिए आप पूछिए। हाँ जी नमस्कार। आज जैसे काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन हम लोगों को मिली, लेकिन ये बेसिक मैंने देखा जो अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के बेस पे थी। जैसे सूरत में आज की डेट में 55,000 से ज़्यादा ट्रेडर्स हैं, उसी में से मैं भी एक हूँ। तो अब मैं एक साड़ी बनाता हूँ, अपना ग्रे खरीदता हूँ, मिल में डालता हूँ, जॉब वर्क करा के साड़ी बनाता हूँ। मेरे को अब इंटरेस्ट है कि मैं गारमेंट इंडस्ट्री में घुसूँ, तो आप लोगों से क्या सजेशन मिल सकता है, किस दिशा में हम जाके काम करें? और फिर धीरे धीरे हो सकता है कि हम अपना यूनिट भी डालेंगे, लेकिन एक बार में पूरा यूनिट डाल के और वैसे जाना वो हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो इस पे आप लोगों के क्या सजेशंस हैं कि इस पे? आप ट्रेडिंग से शुरू तो कर ही सकते हैं। आप खाली सूरत नहीं, बाहर भी बहुत सारे ऐसे हैं जो दे आर विलिंग टू सप्लाई टू यू। तो बाइंग एंड सेलिंग करके ट्रेडिंग से आप शुरू कर सकते हो। लेकिन जहाँ तक मुझे मालूम था, सूरत में ट्रेडर्स तो ऑलरेडी बहुत है। जो आज की जो सभा है और जो आगे की जो प्रोग्रामिंग है वो ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग कैसे बढ़ाना उसके लिए है। तो इसीलिए हमने उसके ऊपर ध्यान दिया। बट अदरवाइज यस, ट्रेडिंग इज़ ऑलवेज अवेलेबल, दैट ऑप्शन इज़ ऑलवेज देयर एंड इट्स नॉट अ बैड आइडिया कि आप शुरू ट्रेडिंग से करो, थोड़ा बहुत मार्केट को समझो, उसके बाद अपना खुद की फैक्ट्री डालो। दैट शुड ऑल्सो बी फाइन। बट एक चीज़ याद रखना, आई एम सॉरी, मैं थोड़ा सा एक सेंटेंस और कहूँगा कि बहुत सारे ट्रेडर्स जो ट्रेडिंग के मेंटालिटी से आते हैं और फिर मैन्युफैक्चरिंग में जाते हैं तो सक्सेस नहीं होता है, क्योंकि जो स्किल सेट्स जो चाहिए, जो मेंटल सेटअप जो चाहिए वो टोटली अलग है ट्रेडिंग में और मैन्युफैक्चरिंग में। ट्रेडिंग में आप आज मैंने कितना खरीदा और कल मैंने कितना बेचा, वो एक है। मैन्युफैक्चरिंग में थोड़ा सा और लॉन्ग टर्म सोचना पड़ता है, तो बहुत बार ये क्लैश हो जाता है। तो जस्ट बी केयरफुल। नेक्स्ट हेलो, नमस्ते जी, काफ़ी अच्छा लगा आपका सेमिनार। सर, आई हैव अ वेरी ग्राउंड लेवल पे एक क्वेश्चन। आई एम इन टू दिस इंडस्ट्री फ्रॉम लाइक 2-3 years ओनली, बट आई हैव सीन बहुत सारी फैक्ट्रीज है वापी में, तिरुपुर में, गांधीनगर में, लुधियाना में गारमेंट फैक्ट्रीज बहुत सारी है। एंड रिसेंटली आई हैव सीन के बहुत सारी फैक्ट्रियाँ भी बंद पड़ी है जो 300 मशीन की है, 400 मशीन की है। और अगर आप बोल रहे हैं कि गारमेंट इंडस्ट्री इतना बढ़ने वाला है, सो व्हाई आर दीज इंडस्ट्रीज क्लोज डाउन, व्हाई इज इट लॉक फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम? एंड उनका मेरे हिसाब से एक्सपीरियंस रहेगा 20-30 साल का, एंड वी आर ऑल न्यू टू दिस इंडस्ट्री। एंड दूसरा चीज़, अगर बहुत ही सीजनल प्रोडक्ट है ये, अगर गारमेंट इज़ अ वेरी सीजनल थिंग के अगर आप लेगिंग्स बना रहे हैं तो इस सीज़न से इस सीज़न में चलेगा, या जैकेट्स बना रहे हैं तो इस सीज़न से इस सीज़न में चलेगा, तो उस केस में सूरत वाले सर हम लोग सब प्रोडक्शन वाले हैं। और जहाँ इन्वेस्टमेंट की बात है, मेरे को सबको देख के लग रहा है 250-500 मशीन यहाँ के लिए कुछ भी नहीं है, हार्डली 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, चलते चलते कोई भी कर देगा। बट हमसे मशीन रुकी हुई देखी नहीं जाती। वी आर ऑल प्रोडक्शन बेस्ड थिंग। देखो, ऐसा है कि हम जब कोई चीज़ को देखते हैं तो डेफिनेटली हमको तो जो चीज़ें अच्छी है, जो पॉजिटिव है, उन्हीं के ऊपर में थोड़ा कंसंट्रेट करना चाहिए। एक बात है, क्योंकि इसका कोई जवाब है नहीं है कि अगर 2-3 फैक्ट्री है, 5 फैक्ट्री है, 5 फैक्ट्री के अंदर में 4 फैक्ट्री के अंदर में तो बिल्कुल ऑर्डर के लिए जगह नहीं है, और 1 फैक्ट्री है जबकि बंद पड़ी हुई है। तो अभी ये बहुत ही सब्जेक्टिव है, क्योंकि ये फैशन इंडस्ट्री है। फैशन इंडस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है चेंज। और ये जो चेंज है, ये चेंज सिर्फ प्रोडक्ट का नहीं है, ये जो चेंज है ये पूरा के पूरा माइंडसेट का है। अगर कोई भी बंदा ये जो चेंज जो आ रहा है पूरा इंडस्ट्री के अंदर में, क्योंकि चेंज मशीनरी में आता है, चेंज क्वालिटी में आता है, नए नए बंदे लोग आते हैं, नई नई सिस्टम्स आती है,
प्रोडक्ट के अंदर में है, बहुत सारी चीज़ों के अंदर में चेंज जरूरी होता है। अगर कोई भी इंडस्ट्री के अंदर में चेंज नहीं आएगा, आज मैं सूरत में सवेरे आया तो मेरे साथ में जो घूम रहे थे, मैं मार्केट के अंदर में घूम रहा था, मार्केट के अंदर में एक मार्केट में गया तो करीबन मोर देन 50% शॉप तो बंद थी। तो मैंने भी पूछ लिया जैसा आपने पूछा, मैं बोला ये बंद क्यों है? तो बोले ये सब क्या है ना, एक एक साल का रेंट रहता है, वो चेंज होते रहता है। तो कोई भी इंडस्ट्री के अंदर में ये तो होने वाला ही है कि कोई प्रोडक्ट चलेगा, कोई नहीं चलेगा, कोई शॉप चलेगी, कोई नहीं चलेगा। बट ओवरऑल अगर आप लुधियाना जाते हो, आप कहीं पर भी जाते हो, मैक्सिमम चीज़ें आपको ये मिलेगी कि लोग जो कैपेसिटी है वो जितने भी एग्जिस्टिंग है वो बढ़ाते जा रहे हैं, और जितने भी इंडस्ट्रीज है वो कंप्लीटली ग्रो होती जा रही है। बट हाँ, अगर कोई है, किसी का कोई कैपेसिटी नहीं है, किसी का पैसा फंस गया है, किसी का कुछ बिजनेस गलत हो गया है, गलत ट्रेंड के ऊपर में जा रहा है, तो डेफिनेटली वो इंडस्ट्री नहीं चलेगी। बट अगर हमको जो इंडस्ट्री में जाने का है, वो हम जो बंद पड़ी इंडस्ट्री उसको देख के तो नहीं कर सकते, बट जो ग्रो हो रहा है उसको अगर हम देखेंगे तो डेफिनेटली हमको हमारा जवाब मिल जाएगा। आई एम सॉरी टू इंटरप्ट। आपकी बात सारी सही है सर कि अगर इंडस्ट्री ग्रो कर रही है देन इट्स फाइन, बट सर मैंने जो ग्रोथ देखी है ना, वो बांग्लादेश में ग्रोथ देखी है, वियतनाम में देखी है, फिलीपींस में देखी है, अदर कंट्रीज में देखी है, जहाँ पर वेजेस सिस्टम जो है दैट इज बिटवीन 200 and 300 का स्लैब। यहाँ पर ऑलरेडी वेजेस पहुँच गए 500 to 600 का। तिरुपुर की फैक्ट्रीज बंद पड़ी है बिकॉज ऑफ लेबर जो है वो 600-700 पे पहुँच चुका है। वहाँ पर स्किल्ड लेबर है, प्रोडक्शन है, उसके बाद भी बंद पड़ी है। हमारे यहाँ पर सर लेबर्स भी नहीं है। आई एम टॉकिंग अबाउट द ग्राउंड रियलिटी बिकॉज आई एम फ्रॉम सूरत एंड आई एम होल्डिंग राइट नाउ 200 स्टिचिंग मशीन्स। ठीक है, मेरे पास लेबर नहीं मिल रहा है। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े ग्रुप है, आप जानते होंगे, गिंजा ग्रुप है, बंसवारा ग्रुप है, जो 1200 स्टिचिंग मशीन्स लेके बैठे हैं, बट दे आर ऑल्सो रनिंग ओनली 300 मशीन, 400 मशीन। नो डिस्कशन, ओनली क्वेश्चन, ओनली आप सवाल पूछिए। सो मतलब हाउ कैन वी सर ट्रेन द वर्कर्स टू हमारे स्टिचिंग यूनिट्स में आके काम करना चालू करें। वी आल्सो वांट के गारमेंट इंडस्ट्री। Okay. See, I think what you have raised is a very valid point. Labor shortage is today one of the biggest problems of the garment industry, largely because labor in the garment industry was mostly migrant labor. और जो migrant labor जो था, वो जो कोविड के टाइम पे जो वापस बिहार, यूपी, झारखंड जो चला गया, वो अभी बहुत सारे लोग वापस नहीं आए, क्योंकि मनरेगा ले लो, वहाँ की ग्रोइंग इकोनॉमी ले लो, तो देर इज़ अ लॉट ऑफ अदर ऑप्शंस ओपन। सो इट्स अ ट्रांजिशन पीरियड। आज टुडे द नीड ऑफ द आवर इज टू ट्रेन मोर न्यूअर पीपल, and that is what hopefully CMI will do, is also attempting to do, and we'll hope to do it in Surat also. Last two questions. Hello sir. Hello everyone. I am Dixit Jain from Jaina Designers. हम जो फैब्रिक बना रहे हैं एम्ब्रॉयडरी का, ऑल ओवर एम्ब्रॉयडरी का, वो सब हम गारमेंट बना रहे हैं उनको सप्लाई कर रहे हैं। और अगर हम उनको सप्लाई कर रहे हैं और अगर हम ये गारमेंट इंडस्ट्री खोल दें तो हमारा फैब्रिक कैसे बिकेगा? और दूसरा ये, अगर हम इसके अंदर जाए भी तो हम फैब्रिक भी कैसे बेच सकते हैं और गारमेंट भी कैसे बना सकते हैं? तो ये दो क्वेश्चन। अरे भाई साहब, अभी मैं वीविंग इंडस्ट्री से हूँ, तो हमारे यहाँ बहुत सारे वीवर है जो अपना आज 30-40% ग्रे फिनिश करके भी बेचते और ग्रे भी बेचते। तो आप अपना जितना भी एम्ब्रॉयडरी या वैल्यू एडिशन किया हुआ वर्क का फैब्रिक, आप 30% उसमें से गारमेंट बनाए, 70% आप फैब्रिक बेचो, फिर धीरे धीरे ग्रो करो आप। नमस्ते, मेरा मेन क्वेश्चन है, देखो लेबर प्रॉब्लम और ये सब तो रूटीन में है, जैसा आपने बताया 2000 इंडस्ट्री चल रही है, 10,000 नहीं चल रही है। मेन चीज़ है कि अगर मैं आज उसमें गारमेंट इंडस्ट्री में जाना चाहूँ तो लेबर शॉर्टेज इज है अनदर प्रॉब्लम, कि लेबर कम मिल रही है।
लेकिन स्किल्ड लेबर आज गारमेंट इंडस्ट्री के लिए जो सबसे बड़ा बैकबोन है वो स्किल्ड लेबर, तो उसमें हमारा जो आपका ये CMI है वो किस टाइप में हेल्प करता है कि स्किल्ड लेबर वो बने, या उसको जो ऑर्गेनाइज कराए आप कि हम लेबर टाइप को करें, तो वो कैसे हो? मेन स्किल्ड लेबर का प्रॉब्लम है, शॉर्टेज इज अनदर थिंग कि वो हर इंडस्ट्री में रहती है, लेकिन उसको स्किल्ड जो है गारमेंट इंडस्ट्री में वो कैसे डेवलप हो? इसीलिए साहब हम लोगों ने, जैसे मैंने बताया, CMI ने 2017 and 19 we trained 45,000 वर्कर्स, 45,000 वर्कर को हमने स्किल्ड किया। तो खाली नंबर नहीं बढ़ाए, उसकी स्किल्ड लेबर्स बढ़ाए। और वापस हम लोग ये शुरू करें, कोविड के हिसाब से हम लोगों ने बंद किया था, बट वो वापस शुरू करेंगे। और बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जहां ये स्किलिंग मिलती है। तो आई डोंट थिंक दैट शुड बी अ वेरी मेजर प्रॉब्लम। टेम्पररी प्रॉब्लम जरूर है। आई थिंक इन द नेक्स्ट 6 months और a year that will be resolved. थैंक यू सर। जैसे भाई ने बोला सब्सिडी के बारे में, 1.5 लाख का इनको कटर को 80 लाख सब्सिडी मिल गई। ये महाराष्ट्र में है तो मिल गई। महाराष्ट्र गवर्नमेंट की अभी पॉलिसी बहुत अच्छी है सब्सिडी की, लेकिन अपने गुजरात गवर्नमेंट की थोड़ी सी लैकिंग है। वहाँ पे 60% सब्सिडी है। और मेरी भी एक इंडस्ट्री है यहाँ से 100 किलोमीटर दूर, वहाँ भी 60% सब्सिडी मुझे मिल रही है महाराष्ट्र गवर्नमेंट की। और DIC की मिला के हमको 100% सब्सिडी मिल रही है महाराष्ट्र में। जैसे यहाँ से 110 किलोमीटर दूर नवापुर है, वहाँ पे मेरी भी फैक्ट्री है, तो हम 100% सब्सिडी वहाँ ले सकते हैं। और मधुसूदन ग्रुप भी आ रहा है, मेरे पड़ोस में ही है। यस। जय अग्रसेन। यहाँ इस सेमिनार के कार्यक्रम में उपस्थित सभी व्यापारी बंधुओं को मेरा नमस्कार। जैसा कि विदित है कि यह सेमिनार गारमेंट इंडस्ट्री की सूरत में संभावनाओं को लेकर आयोजित किया गया है और मुझे आप सबका आभार प्रकट करने का दायित्व दिया गया है। मैं सबसे पहले हमारे मुख्य मेहमान राहुल जी मेहता एवं संतोष जी कटारिया का अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं, जिन्होंने हमारे आग्रह पर अपने व्यस्तम कार्यक्रम से समय निकालकर यहां आए एवं अपने गारमेंट इंडस्ट्री के अच्छे विचार और नॉलेज हमारे यहाँ सूरत के इंडस्ट्री वालों को दिया। मैं इनके बारे में 2 शब्द कहूँगा। ये हुनर, ये सादगी, ये अपनेपन की सूरत नहीं देखी, किरदार तो बहुत देखे जमाने में, मगर आप जैसी शख्सियत नहीं देखी, आप जैसी शख्सियत नहीं देखी। मैं इसके साथ साथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट श्री आशीष जी गुजराती, ग्रुप के ये टेक्सटाइल ग्रुप के गिरधर जी मुंद्रा जी, पास्ट प्रेसिडेंट अजय जी भट्टाचार्य जी एवं BS अग्रवाल जी का भी अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पूरी मेहनत की। मैं इसके साथ साथ यहाँ आए हुए सभी व्यापारी बंधुओं का भी स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि उनको इस कार्यक्रम में पूरा गारमेंट इंडस्ट्री के बारे में नॉलेज मिला है और सूरत में गारमेंट इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए ये सेमिनार बहुत ही फायदेमंद रहेगा उनके लिए। अंत में साउथ गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स एवं अग्रवाल प्रगति ट्रस्ट के ट्रस्टियों, ऑफिस बेरर, डेकोरेटर, लाइट वालों, प्रेस मीडिया वालों का भी धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इतने अच्छे सुंदर भवन में इतने अच्छे सुंदर कार्यक्रम को इतनी अच्छी सुंदर तरीके से आयोजित किया। आप सभी को इसी के साथ सुरुचि भोज लेकर जाना है। अंत में दोबारा 2 पंक्तियां। खुशियों भरी इस महफिल में आज अपनेपन का एहसास हुआ है। आप लोगों की गरिमामयी उपस्थिति पाकर यह कार्यक्रम खास हुआ है। जय हिंद।